So good evening, guys. Today is our fifth lecture. So this fifth lecture is on website development and understanding what kind of website we can give to a specific client requirement. So हम यहाँ ज़्यादातर बात ये करेंगे एज वेल एज मैं आपको थोड़ा बहुत दिखाऊंगा प्रैक्टिकली कि वेबसाइट डेवलपमेंट होता क्या है, कैसे किया जाता है, कौन से प्लेटफॉर्म्स हम चूज़ कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंग टू क्लाइंट्स बजट हम किस तरीके से क्लाइंट को कौन से टाइप की वेबसाइट दें और डोमेन नेम क्या होता है, होस्टिंग क्या होती है, कौन से टाइप का डोमेन नेम लेना चाहिए स्पेसिफिक टाइप के ऑर्गेनाइजेशन या स्पेसिफिक टाइप के क्लाइंट रिक्वायरमेंट के लिए, क्लाइंट बिजनेस के लिए। देन होस्टिंग कैसे टाइप की लेनी चाहिए, कौन से प्लेटफॉर्म के लिए कैसे टाइप की होस्टिंग लेनी चाहिए, वो भी हम आपको आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो लेट्स टेक अ रिकैप। अभी तक के जो लेक्चर्स हुए हैं उसके अंदर हमने बिज़नेस कैसे करना समझा, ओवरव्यू ऑफ डिजिटल मार्केटिंग समझ लिया, मेजर प्लेटफॉर्म्स समझ लिए कि मेजर प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं जहाँ पे एडवर्टीज़मेंट होती है, ऑर्गेनिक मार्केटिंग एंड पेड मार्केटिंग क्या क्या होती है वो देख लिया। देन आप लोगों को असाइनमेंट दिया था, सॉरी आप लोगों को असाइनमेंट दिया था, वो असाइनमेंट भी आपने बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट किया। सो वेल डन विद दैट। एक्सक्यूज अब मी सर, सॉरी टू यस, इंटरप्ट। यस अक्षर। सर मैं अपना जो असाइनमेंट है ना उसमें और थोड़ा एडिशन करना चाहता हूँ, जो लाइक है ना, हम्म। तो लाइक मैं अपने हिसाब से बना सकता हूँ वापस। हाँ ऑब्वियसली, मैंने हाँ इसीलिए तो आपको अभी तक मैंने एक्चुअली आपने सिर्फ जो टेक्स्ट भेजा था ना वो हाँ गो हाँ हाँ थ्रू हाँ कम्प्लीटली भी नहीं किया हाँ सर, बिकॉज एक्चुअली वो थोड़ा लाइक कुछ मैंने वो बहुत ही बेसिक उटपटांग बनाया एनालिसिस, है। हाँ बेसिक एनालिसिस है, उसके अंदर मुझे हाँ भी एक्चुअली में टाइम नहीं मिला है हाँ सर, वो और थोड़ा बहुत लाइक लाइट है, बहुत लाइक उसमें हैवी मटेरियल्स नहीं है उसमें। करेक्ट। सो आप हाँ गो थ्रू करो वो लेक्चर्स जहाँ पे सुप्रिया जी ने और आरती जी ने प्रेजेंट किया हाँ है। सर, एक्चुअली वो कल जो सुप्रिया फिर आरती जी या सुप्रिया जी जिन्होंने भी दिया था ना, तो कल सुप्रिया जी ने दिया था, उससे पहले हाँ वाले लेक्चर में आरती जी ने दिया था। हाँ, तो सुप्रिया जी ने कल दिया था ना, तो लाइक उसके हिसाब से मुझे थोड़ा और लाइक पॉइंट्स याद आया कि लाइक क्या डाल सकते हैं, क्या है क्या नहीं। हम्म। ओके सर, थैंक यू। या एंड सर आज थोड़ा एक्सटेंड कर लीजिए ना लेक्चर, आरती जी और सुप्रिया जी को चलेगा तो। आरती जी और सुप्रिया जी आपको चलेगा? हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, चलेगा तो टेन चलेगा। फिफ्टीन 10:20 तक चलेगा आज फिर। ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं देखता हूँ कि कितना एक्सटेंड होता है। वैसे तो हमारा हमेशा 10 तक तो चला ही जाता है लेक्चर। हाँ सर, सो नो प्रॉब्लम। देख लेते हैं, ठीक है। सो कमिंग बैक ऑन ट्रैक, हमने हमारा असाइनमेंट आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से मुझे सबमिट किया, आपने प्रेजेंटेशन अच्छा किया, एज वेल एज आप लोगों ने बिज़नेस कैसे करना है, डिजिटल मार्केटिंग का कोई अगर क्लाइंट आया आपके पास, कोई या तो फिर कोई एक आदमी आपसे पूछता भी है कि मेरा ये बिज़नेस है, मुझे डिजिटल मार्केटिंग करना है, तो आप उसको सही तरीके से सही गाइडेंस दे सको, राइट टूल्स बता सको, राइट टाइप ऑफ मार्केटिंग बता सको, कौन सी जगह पे मार्केटिंग करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप उनको बता सको, वो केपेबल आप हो चुके हो टिल दीज लेक्चर्स। अब हम एक्चुअली में इसकी और प्रैक्टिकलिटी में जाएंगे। मेरा मानना हमेशा ये रहता है कि मैं आपको एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस दूं हमेशा, जो मैं हमेशा करता हूं हर क्लाइंट के साथ। उससे एक बेनिफिट ये हो जाता है कि हम क्लाइंट के साथ एक अच्छा कनेक्ट बना सकते हैं। क्लाइंट को पता चलता है कि यस, ये इंसान मुझे वो कह रहा है जो एक्चुअली में मेरे लिए सही है, और वो नहीं जो एक्चुअली में सिर्फ उसे बेचना है। हम कभी भी किसी भी चीज़ को बेचने की ट्राई ना करें। वी नेवर ट्राई टू सेल आवर सेल्फ और सेल आवर सर्विसेज। वी ऑलवेज ट्राई टू डू वन थिंग, दैट इज़ वी गिव कंसल्टेशन टू आवर क्लाइंट। अब जैसे कि कोई भी एक रैंडम एग्जांपल ले लेते हैं, जो हमारे सामने आते हैं ऐसे बहुत सारे एग्जांपल। आई विल क्विकली स्टार्ट शेयरिंग माई स्क्रीन। मैं बहुत सारी चीज़ें आज आपको दिखाने वाला हूँ, सो मेक श्योर आपका अटेंशन हो प्रॉपर्ली, क्योंकि ये चीज़ें अब आपको थोड़ा क्विकली अब्जॉर्ब करते जाना पड़ेगा, ठीक है।
ना एक रियल एस्टेट क्लाइंट है, रियल एस्टेट क्लाइंट मेरे पास आता है, मुझे बोलता है कि सर मुझे एक लैंडिंग पेज बना के दो। सो नाउ लैंडिंग पेज कैसे बनता है? लैंडिंग पेज बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं। लैंडिंग पेज के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स चाहिए उसे, किस रीज़न से लैंडिंग पेज बनाना है, सो वो सब मुझे उसे पूछना पड़ेगा। सो क्लाइंट को मैंने पूछा सर आपको लैंडिंग पेज क्यों बनाना है? वो मुझे बोलता है कि मेरा एक प्रोजेक्ट है, एक अपकमिंग प्रोजेक्ट है जो आ रहा है, एक बिल्डर का, बहुत फेमस बिल्डर का, उसके लिए मुझे एक लैंडिंग पेज बनाना है। सो क्या आप मुझे बना दोगे? सो मैं पहले उससे रेफरेंसेस ले लेता हूँ, रेफरेंसेस लेके मैं वो देख लेता हूँ कि वो किस तरीके का रेफरेंस मांग रहे हैं क्लाइंट। जिस तरीके का भी रेफरेंस मांगेंगे उस तरीके का मैं उनको ये दूंगा, सोल्यूशन दूंगा। बहुत सारे ऐसे रेफरेंसेस होते हैं। अभी जैसे कि एक नया प्रोजेक्ट आने वाला है, यानी कि लॉन्च हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। रूपारेल बाइकला, ठीक है, ये एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है बाई रूपारेल बिल्डर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बहुत सारी अलग अलग लिंक्स दिखेगी रूपारेल, इसकी हम देख लेते हैं। क्योंकि यूजुअली क्या करते हैं जो रियल एस्टेट के क्लाइंट होते हैं ना, वो कोई ना कोई दूसरी वेबसाइट देखते हैं और उसकी आपको सेम टू सेम वेबसाइट बता देते हैं कि मुझे इस तरीके की वेबसाइट चाहिए, ठीक है। तो आपको उसमें दिमाग लगाना पड़ता है कि ये वेबसाइट किस पे बनी है, क्या है इसका बैकग्राउंड। सो देखिए ये जैसे कि एक वेबसाइट, ठीक है, ruparelnewlaunch.com। अब ये एक नॉर्मल बेसिक वेबसाइट है, यहाँ पे ऐसा कुछ आपको ज़्यादा डायनेमिक दिख नहीं रहा है। यहाँ पे सिर्फ कॉन्टैक्ट फॉर्म है, आई एम इंटरेस्टेड करोगे तो फिर आगे वो आपको नाम नंबर ईमेल आईडी पूछेगा, सब कुछ पूछेगा। तो जिस तरीके से आप फिलअप करोगे तो फिर उसकी टीम आपको कॉल करेगी और आएगा आपके पास, ठीक है। मेरे क्लाइंट ने सिमिलरली मुझे यही वेबसाइट का एक रेफरेंस दिया, ऐसी ही टाइप की एक वेबसाइट का रेफरेंस दिया था, यही नहीं ऐसी टाइप की। अब हमने हमारे क्लाइंट के लिए जो बनाया वो मैं दिखाता हूँ। ये हमने हमारे क्लाइंट के लिए बनाया। सेम वेबसाइट है, कुछ डिफरेंस नहीं है, जस्ट यहाँ पे थोड़े आइकन्स चेंज है, थोड़ा लेआउट चेंज है, थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन चेंज रहेगा, सब कुछ सेम है। रियल एस्टेट में इसी तरीके से सारा काम चलता है। सो अगर कोई रियल एस्टेट मार्केटिंग के लिए आता है, आपको बोलता है कि लैंडिंग पेज चाहिए मुझे, तो लैंडिंग पेज इसी तरीके से बनता है। अब लैंडिंग पेज बनाने के लिए हम कौन से टूल को यूज़ करते हैं या हम क्या यूज़ करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो बना है लैंडिंग पेज, ये कोर HTML पे बना है, यानी कि इसे बाई स्क्रैच कोड किया गया है। इसका जो कोड है वो एकदम स्क्रैच से लिखा गया है और वो स्क्रैच से लिख के इसको वेबसाइट को पूरा बनाया गया है। ये भी सेम है, इसमें भी उसी तरीके से इसका भी कोड स्क्रैच से लिखा गया रहेगा और इसी तरीके से वेबसाइट बनी है। ये सेम वेबसाइट वर्डप्रेस में भी बन सकती है। सो डिपेंड करता है। वर्डप्रेस में आपको बहुत सारे कस्टमाइजेशन करने पड़ेंगे, वर्डप्रेस में एक्चुअली में ज़्यादा टाइम लगेगा, जबकि आपको अगर लैंडिंग पेज बनाना है तो HTML में अगर आप बनाएंगे तो जल्दी बन जाएगा। सो ये रिक्वायरमेंट अगर रियल एस्टेट की है, रियल एस्टेट का कोई क्लाइंट आता है मेरे पास, बोलता है मुझे लैंडिंग पेज बनाना है, मैं उससे रेफरेंस लूँगा, रेफरेंस के बेस पे मैं HTML पे वेबसाइट बना के उनको दे दूँगा, जो कि जल्दी बन जाएगा और उसको वो थोड़ा कॉस्ट अच्छा भी रहेगा। अगर मैं उसे बोलूँ कि मुझे वर्डप्रेस पे बनानी पड़ेगी तो वर्डप्रेस पे मुझे बहुत सारे तामझाम लगेंगे, जो कि क्लाइंट रेडी नहीं होता तभी पे करने को, बिकॉज वो इनिशिएट कर रहा है जस्ट मार्केटिंग। तो उसे मार्केटिंग में ज़्यादा पैसा डालना है, उसे और किसी चीज़ में पैसा नहीं डालना, उसे मार्केटिंग की दूसरी सारी चीज़ों पे ज़्यादा खर्चा नहीं करना, उसे एक्चुअली में कोर मार्केटिंग करना है। सो अब ये लैंडिंग पेज बनता क्यों, बना के करेंगे क्या ये लोग, यहाँ पे क्राउड कहाँ से लाएंगे? सॉरी, लैंडिंग पेज देखने के लिए क्राउड तो लाना पड़ेगा, क्राउड कहाँ से आएगा? सो अब मैं आपको बताता हूँ, लैंडिंग पेज बनाते ये लोग इसीलिए है कि ये लोग यहाँ पे गूगल पे सर्च ऐड कर सकें। जैसे ही मैंने रूपारेल बाइकला टाइप किया, आपको दिख गया यहाँ पे एक सर्च ऐड है, इसे सर्च ऐड कहते हैं, सर्च टेक्स्ट ऐड। अब जो जो मैं बोलूँगा ना, आप लोगों को सब कुछ याद रखना है, बिकॉज ये सब
प्रैक्टिकल टेक्निकल टर्म्स हैं, ये सारी टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी पड़ेगी। अब से अपने लेक्चर्स थोड़े ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे, बिकॉज अब इसके अंदर सारी की सारी टेक्निकलिटीज़, टेक्निकल टर्म्स आएंगे। मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा जो हम एक्चुअली में करते हैं, ठीक है। सो जैसे ही कोई क्लाइंट आया मेरे पास रियल एस्टेट का, मुझे बोलता है लैंडिंग पेज बनाना है, मेरे दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए, मुझे ये बत्ती जल जानी चाहिए। मैं उससे पूछना चाहिए कि क्या सर आप गूगल एड्स करना चाहते हो, क्योंकि लैंडिंग पेज बना के गूगल एड्स ही होता है। ज़्यादातर लोग गूगल एड्स के लिए ही लैंडिंग पेज बनाते हैं। यहाँ आप देखोगे हर किसी का वेबसाइट है, जिसने भी यहाँ पे ये बनाया है गूगल ऐड किया, हर किसी का अलग अलग वेबसाइट है। अब ये हर अलग अलग वेबसाइट पे जाएंगे ना आप, तो आपको सब अलग अलग ये दिखेगा, थीम्स दिखेगा या सिमिलर थीम्स दिखेगा। लेट्स गो ऑन दिस ruparelproperties.in, ठीक है। अब आप मुझे पूछेंगे कि आप वहाँ पे क्लिक करके क्यों नहीं जा रहे। सो मैं वहाँ पे क्लिक करके इसीलिए नहीं जा रहा बिकॉज मुझे उसका पैसा खर्च नहीं कराना। मैं आपको सिखा रहा हूँ, और सिखाते सिखाते मैं अगर किसी आदमी का एक लॉस कर दूँ एक क्लिक का, तो वो राइट नहीं है, वो मेरे लिए एथिकली रॉन्ग है। इसीलिए मैं यहाँ पे क्लिक नहीं कर रहा और मैं वहाँ पे जा नहीं रहा। सो ये मेरे लिए एथिकली रॉन्ग है। सो इसे अगर आप कार्मिक लैंग्वेज में बोलेंगे तो ये मेरा डिजिटल कर्मा है। मैं किसी का पैसा बर्बाद नहीं करता डिजिटली, कोई मेरा पैसा बर्बाद नहीं करेगा डिजिटली। सो यू कैन टेक इट इन दैट वे। सो अभी ये देखिए, ये भी सेम थीम है, सिमिलर थीम जो हमने बनाया वैसा ही सिमिलर थीम पे, बस थोड़े बहुत एलिमेंट्स चेंज हो जाते हैं, कलर कॉम्बिनेशन, एरिया का बैकग्राउंड और वो सब चेंज कर देते हैं। हमारे थीम में एरिया का बैकग्राउंड ऐसा है नहीं, यहाँ पे बटन्स थोड़े अलग है। इनके यहाँ पे एरिया का थीम में इन्होंने यहाँ पे एक डॉटेड लाइन दे दिया है। बटन्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। आप अगर इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये भी सेम है, सी ऑलमोस्ट सेम है। सो सब लोग क्या करते हैं, सब लोग ये देखते हैं दूसरे कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, उसी का सेम थीम उठा के डाल देते हैं। सो वो ज़्यादा ईजी पड़ता है। अब ये थर्ड वाले का देखते हैं, रूपारेल विवांजा भाईकला.in.net। ठीक है, ये डिफरेंट थीम है, ये पूरा अलग ही इन्होंने कॉन्सेप्ट बनाया, अलग से इन्होंने अपना थीम को ये किया है, डिज़ाइन किया है। सो इन्होंने थोड़ा मेहनत किया होगा ये चीज़ करने में, क्योंकि ये थीम या तो फिर उनके पास कोई दूसरा सेपरेट थीम होगा, उनकी लैकिंग कुछ और होगी तो उस हिसाब से बनाए। सो दिस वे अगर आप चाहो तो ये सेम सिमिलर टाइप की थीम भी बना सकते हो। सो लैंडिंग पेज में हमेशा आप एक चीज़ देखोगे, लैंडिंग पेज में ज़्यादा पेजेस नहीं बनाते हैं लोग। ये क्या करते हैं, एक ही पेज के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लैंडिंग पेज, ठीक है। अब जब लैंडिंग पेज की बात आती है तुरंत क्या क्लिक होना चाहिए कि अगर रियल एस्टेट वाले किसी बंदे ने अप्रोच किया, बोलता है मुझे लैंडिंग पेज बनाना है, तो वो करेगा गूगल एड्स। तो मेरा एक सेकंड प्रोडक्ट भी मैं उसको पिच कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ सर आप गूगल एड्स भी कर रहे हो, हम भी आपको करके दे सकते हैं। सो दैट वेज हम अपने क्रॉस सेलिंग कर सकते हैं। सॉरी। अब हम और एक चीज़ पे आते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कल सुप्रिया जी ने इस पे बात करते करते एक पॉइंट निकाला था CTA का, कॉल टू एक्शन का, जो मैंने एंड में भी कवर किया था, बट वो मैं आपको अभी यहाँ पे इस पॉइंट पे जाके बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। एड्स के अंदर और वेबसाइट के अंदर जहाँ जहाँ क्लिकेबल एलिमेंट्स होते हैं ना, उसे कॉल टू एक्शन बटन्स कहते हैं। अब यहाँ पे ब्रोशर, प्राइजिंग, वर्चुअल साइट टूर, ये 3 क्लिकेबल एलिमेंट्स है, और ये पूरा ऐड क्लिकेबल है, राइट। ये 3 क्लिकेबल एलिमेंट्स है, तो ये CTA कॉल टू एक्शन है। इसके नाम अलग है, इसे साइट लिंक एक्सटेंशन बोलेंगे। ये सब डिफरेंट चीज़ें हैं जो गूगल एड्स हमें देता है। वो चीज़ें गूगल एड्स जब सीखेंगे तब आएगा, बट ये साइट लिंक एक्सटेंशन है। आप अगर इसको अगर देखना चाहो, लिख लेना चाहो, तो आप लिख सकते हो कि जो जो जगह पे क्लिकेबल लिंक्स है गूगल की ऐड में, वो साइट लिंक एक्सटेंशन है।
ये भी देखो यहाँ प्राइसिंग, कॉस्टिंग, वर्चुअल टूर, फ्लोर प्लान, देन प्रोजेक्ट ओवरव्यू, ये सब साइट लिंक एक्सटेंशन है। सो ये सब कॉल टू एक्शन बटन्स है जो यहाँ दिए हुए हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा कहीं ना कहीं वो लेके जाएगा, ठीक है। ये कॉल टू एक्शन हो गया। अब बाई चांस मैं क्लिक करके ये ऐड पे आ गया, ऐड पे आते ही मुझे सबसे पहले क्या दिख जाता है, जैसे मैं पेज को रिफ्रेश करके अपन वापस से पूरा एक्सपीरियंस देखते हैं। रिफ्रेश कर दिया, तुरंत ही 3-4 सेकंड में मुझे एक कॉन्टैक्ट फॉर्म दिख गया। कॉन्टैक्ट फॉर्म में ये क्या दे रहा है, ये बोल रहा है कि हमारे पास बेस्ट ऑफर्स है आपके लिए, आप अपना डिटेल्स फिल कीजिए, और गेट इंस्टेंट कॉल बैक के बटन को वो थोड़ा टिल्ट करवा रहे हैं जिससे क्या नज़र वहाँ पे पड़ेगी। तो ये होता है कॉल टू एक्शन। दिस सेक्शन इज कॉल टू एक्शन। अब बाई चांस मैंने सोचा कि चलो पहले देख तो ले उसके बाद जाते, इसे मैंने क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद यहाँ पे ये जो बैनर चल रहा है, फिर यहाँ मुझे डाउनलोड ब्रोशर का बटन दिख रहा है। डाउनलोड ब्रोशर इज ऑल्सो कॉल टू एक्शन बटन। यहाँ मैं जैसे क्लिक करूँगा सेम फॉर्म खुल गया मेरा। सो इससे क्या होता है कि मैं यूज़र को कंपेल करता हूँ कि आप मुझे डिटेल दो, बाकी सारी चीज़ें मैं आपको भेज दूंगा। सो ये होता है कॉल टू एक्शन। यहाँ पे देखो रिक्वेस्ट कॉल बैक, ये भी कॉल टू एक्शन बटन है। ये देखो यहाँ पे मैं बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था तो इसने क्या, वेट टेक अ लुक, अर्ली बर्ड डिस्काउंट ऑफर, आई एम इंटरेस्टेड और नॉट। सो ये सारे की सारी चीज़ें डाली गई होती है वेबसाइट में कि अगर एग्जिट मारने जाए अगर कोई यूज़र तो ऐसा कुछ दे दो। इससे क्या है कि एंगेज होता है यूज़र। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ अ वेबसाइट एज वेल एज अ पार्ट ऑफ अ एड। तो कॉल टू एक्शन जो है ना वो ऐड में भी हो सकता है और वेबसाइट में भी होता है। वेबसाइट में भी ऐसे सेक्शंस होते हैं जहाँ पे कॉल टू एक्शन है, ऐड में भी ऐसे सेक्शन है जहाँ पे कॉल टू एक्शन है। सो कॉल टू एक्शन क्लियर हो गया। अब वेबसाइट पे ही स्टिक करते हैं अपन, ठीक है। वो कल का पॉइंट मुझे यहाँ पे आ गया था याद, इसीलिए मैंने वो साइमल्टेनियसली दोनों कवर कर दिया। सो अब यहाँ पे जैसे मैं एग्जिट करने जा रहा हूँ ये आ गया, ठीक है। अब मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, मुझे नहीं देखना है, मुझे डिटेल्स फिल नहीं करनी है। आई डोंट वांट डिफरेंट कॉल्स कमिंग टू माय नंबर। यहाँ पे रिक्वेस्ट टू कॉल बैक, रिक्वेस्ट टू कॉल बैक, तो इस पर क्लिक करूँगा तो सेम फॉर्म। ऑर्गेनाइज अ साइट विजिट, इस पर क्लिक करूँगा तो भी सेम फॉर्म। बट ये सारे ऑप्शंस दिए उन्होंने, बट यहाँ पे क्या है कि ऑप्शंस देके वो सिर्फ डिटेल्स मांग रहे हैं। डिटेल्स भर दूंगा, उसके बाद वो लोग मुझे कॉल करेंगे या तो फिर ईमेल करेंगे या जो कुछ भी करेंगे, वो पूरा प्रोसीजर चालू होगा। सेम वे आप अगर हमारे इस पे देखेंगे पेज पे, यहाँ भी सेम वही प्रोसीजर। इंक्वायर नाउ पे क्लिक करो ये खुलेगा, ऑर्गेनाइज साइट विजिट पे क्लिक करो यही खुलेगा, रिक्वेस्ट कॉल बैक पे क्लिक करो यही खुलेगा, प्री रजिस्टर नाउ पे क्लिक करो तो यहाँ पे आपकी डिटेल्स मांग रहा है, यहाँ से डिटेल्स भरो और प्री रजिस्टर कर लो। यहाँ पे और एक चीज़ है, व्हाट्सएप बटन दिया है हमने, यहाँ क्लिक करेगा अगर कोई तो वो उसके व्हाट्सएप पे लेके जाएगा उसे। सो जो बंदा है उसके व्हाट्सएप पे चले जाएंगे हम। अगर मैं ओपन करूँगा तो वो उसके व्हाट्सएप पे चला जाएगा। मैं ओपन नहीं करूँगा बिकॉज वहाँ पे मेरी चैट्स भी खुल जाएगी। सो आई एम नॉट गोना ओपन इट, आई जस्ट क्लोज इट, बट इट इज़ कनेक्टेड वाया व्हाट्सएप API। तो जैसे ही यहाँ क्लिक करूँगा वो सीधा अपने व्हाट्सएप में चला जाएगा, आपके फ़ोन में या आपके ब्राउज़र के व्हाट्सएप में, और वहाँ से वो डायरेक्टली उसे एक मैसेज सेंड कर देगा कि आई एम इंटरेस्टेड, प्लीज़ सेंड मी डिटेल्स ऑफ द प्रोजेक्ट। सो दैट वेज एक इंटरेस्ट क्रिएट हो गया और आगे जाके वो उसके लिए क्लाइंट बन सकता है, और सामने वाला जो बंदा है जिसकी वेबसाइट है वो उनको कॉल करके उसे सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकता है, ठीक है। सो ये हो गया लैंडिंग पेज का स्टोरी। दिस इज़ लैंडिंग पेज, ठीक है। अब लैंडिंग पेज बहुत जगह पे बहुत सारे होते हैं। उस दिन रवि तलरेजा का हमें एक एग्जाम्पल आया था, राइट। रवि तलरेजा 2 hour वर्कशॉप बिजनेस, 2 hour बिजनेस वर्कशॉप ऐसा ही कुछ था, हाँ, बिजनेस सक्सेस वर्कशॉप। अब ये बिजनेस सक्सेस वर्कशॉप का ये जो है ना, ये उनका लैंडिंग पेज है। इन्होंने भी एक लैंडिंग पेज बना के रखा है। लैंडिंग पेज क्यों बनाते हैं कि एडवर्टीजमेंट में उस पेज को यूज़ करें, वहाँ पे कोई भी यूज़र आएगा, वो यूज़र बहुत सारी चीज़ों को देखेगा, एंगेजिंग चीज़ें वहाँ डालते हैं, बहुत सारी फैक्ट्स और ये सारी चीज़ें डालते हैं। जैसे जैसे स्क्रॉल करूँगा नए नए फैक्ट्स और बहुत सारी चीज़ें दिखेगी।
यहाँ पे दिख रहा है मुझे ज्वाइन नाउ का बटन दिख रहा है, यहाँ मुझे एक ट्रिगर दे रहा है रजिस्टर इन नेक्स्ट 15 मिनट्स टू अनलॉक बोनसेस ऑफ वर्थ 6,847 रुपीज़। तो ऐसे बहुत सारे कैची टर्म्स, कैची लाइंस यहाँ पे लिखी हुई कैची लाइंस यहाँ पे लिखी हुई है जो कि उन्होंने बहुत ही डेलिबरेटली डाली है, जिसके कारण यूज़र यहाँ पे एंगेज कर सकता है। सो ये सारे जो आपको फील्ड्स दिख रहे हैं ना, ये सब कॉल टू एक्शन को सपोर्ट करने के लिए। यहाँ ज्वाइन नाउ का कॉल टू एक्शन बटन दिया है, यहाँ उन्होंने सपोर्टिंग एलिमेंट्स डाले हैं उसके। सेम वे यहाँ पे क्या है, 99 रुपीज़ में दे रहे हैं वो 999 वाला जो भी उनका कोर्स है। तो ऑफर एंड्स इन 15 मिनट्स, बाय नाउ। सेम चीज़ 15 मिनट, यहाँ भी 15 मिनट टाइमर चल रहा है। सो वो एक घड़ी चल रही है आपकी, आप बस देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, तो वो आपको माइंड में ट्रिगर करता है, अरे चलो कर लेता हूँ, चलो कर लेता हूँ, चलो कर लेता हूँ। सो दिस वेज यही एक टेक्निक है, लैंडिंग पेज बनाने की टेक्निक ही वो है कि पूरे के पूरे पेज में अक्यूमुलेटेड डिटेल्स डाल दो। जो भी आप प्रोग्राम या तो जो भी आप कोई भी चीज़ कर रहे हो उसकी अक्यूमुलेटेड डिटेल्स डालो और वो डिटेल्स यूज़र को दिखाओ, यूज़र को एंगेज करो, कन्विंस करो एंड देन अपना प्रोडक्ट सेल करो। ठीक है, ये होता है लैंडिंग पेज की स्टोरी। सो दिस इज़ व्हाट अ लैंडिंग पेज इज़। इसमें उन्होंने वीडियोस डाले हैं, पुराने टेस्टिमोनियल्स डाले हैं लोगों के, फिर उन्होंने क्या क्या किया है अपने बारे में डाला है, पुराने फ़ोटोज़ डाले हुए हैं, फिर रिकैप ऑफ व्हाट यू विल गेट ऑन रजिस्टरिंग। सो ये सारी चीज़ें आपको रजिस्टर करने पे मिलेगी। सो यू आर गेटिंग दिस मच वर्थ, ये आप बता रहे हैं ऑलरेडी। यहाँ पे जो वहाँ ऊपर स्टेटमेंट दिया था उसका उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे दिया है। सो ये सारी जो चीज़ें हैं उससे वो अपने ही स्टेटमेंट्स को राइट प्रूव कर रहे हैं, और एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड वो लोग ये कर रहे हैं कि ये सेव माई स्पॉट नाउ। अगर इफ़ यू आर कन्विंस्ड रीडिंग एवरीथिंग एंड गोइंग थ्रू एवरीथिंग, then you will click on this, submit your details or fill up the form or make the payment and save a spot for you. So इस तरीके से इन्होंने अपना एक प्रोडक्ट आपको बेच दिया थ्रू लैंडिंग पेज। सो लैंडिंग पेज का काम क्या होता है, एक पेज में सारी इन्फो दे देना, सब कुछ भर के उसके अंदर सारी डिटेल दे दी रिगार्डिंग अ स्पेसिफिक टॉपिक, उसे लैंडिंग पेज कहते हैं। लैंडिंग पेज बनता है वर्डप्रेस पे भी, लैंडिंग पेज बनता है विक्स पे भी, लैंडिंग पेज बनता है HTML पे भी, लैंडिंग पेज बनता है PHP पे भी। सो जिस पे भी बनाना चाहो हर चीज़ पे बनता है लैंडिंग पेज। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इस पे ही बनता है, वर्डप्रेस पे ही बनता है, या सिर्फ और सिर्फ HTML पे बनता है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे बन जाता है लैंडिंग पेज। सो आर वी क्लियर अबाउट इट? वेबसाइट में लैंडिंग पेज ये एक एक एग्जांपल जो एक डिफरेंट वर्टिकल है लैंडिंग पेज का, वो यहाँ पे आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब जाते हैं मेन बिजनेसेस पे। ये तो आ गया छोटे मोटे बिजनेसेस, जैसे कि वर्कशॉप बेचना, फिर कोई एक नया प्रोजेक्ट हो गया उसका रियल एस्टेट का लैंडिंग पेज क्रिएट करना, या तो फिर मे बी कोई एक कोर्स लॉन्च किया डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ने, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट ने, तो उन्होंने एक लैंडिंग पेज बना दिया अपना, वहाँ पे स्टूडेंट्स को लैंड करा रहे हो, वहाँ पे डिटेल्स फिलअप करा रहे हैं एंड ब्ला ब्ला ब्ला। सो ये सारी चीज़ें किसी भी फील्ड में फिट हो सकती है। ये जो मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट बताए हैं, एक रियल एस्टेट का और ये बिजनेस वर्कशॉप का, इस जगह पे कोई भी दूसरे बिजनेसेस का भी वो बन सकता है और कंडक्ट कर सकते हैं हम। इस जगह पे ई कॉमर्स का नहीं बनता, बिकॉज ई कॉमर्स के लैंडिंग पेज ज़्यादा नहीं होते। ई कॉमर्स के लैंडिंग पेज स्पेसिफिकली अलग बनते हैं, जहाँ पे वो लोग स्पेसिफिक टाइप के प्रोडक्ट्स दिखाते हैं। जैसे आप अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट के कोई ऑफ़र वाले पेजेस पे जाते हो, जैसे बिग बिलियन डे सेल, देन ऐसी बहुत सारी सेल आती है, महा से सुपर सेवर सेल। सो ये सारी चीज़ें जो होती है उसके लिए वो लोग एक स्पेसिफिक पेज बना देते हैं अपने वेबसाइट पे या अपने पोर्टल पे, वहाँ पे आपको लैंड कराते हैं और उधर पे उन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन बनाया होता है। सो ये होते हैं लैंडिंग पेजेस, जो कि सेपरेट है वेबसाइट से। वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर होता है, लैंडिंग पेज का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, वो सिर्फ स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है। अभी काम आया, उसके बाद में कब काम आएगा वो नहीं पता।
वापस से अगर रवि तलरेजा जी बिजनेस सक्सेस वर्कशॉप करेंगे तो शायद से ये लैंडिंग पेज उनको वापस काम आएगा। वापस से अगर रूपारेल वाले ये जो है बिल्डर्स, वो यहाँ पे कितने, उन्होंने 40 स्टोरी के 2 टावर बनाने का बोला है। सो ये पहला टावर लॉन्च हो रहा है, पहले टावर पे उन्होंने ये लॉन्च कैंपेन किया है, ये बाद में फिर थोड़े दिन चलेगा, उसके बाद नहीं चलेगा। फिर क्या होगा, सेकेंड टावर जब बनेगा तब वापस से शायद ये काम आ जाएगा। तो इसका काम लिमिटेड होता है, एक लिमिटेड एज होती है इसकी, बट वेबसाइट की लिमिटेड एज नहीं होती है। वेबसाइट लोगों को चाहिए फॉर ब्रांडिंग, फॉर क्रिएटिंग देयर नेम। तो अब हम आते हैं मेन कॉन्सेप्ट पे। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लैंडिंग पेज एंड अ वेबसाइट। दोनों होती सेम ही है, दोनों ऑनलाइन दिखती है, दोनों का काम भी सेम है। एक सिर्फ छोटे टाइम के लिए, कम टाइम के लिए, और एक जो है वो ब्रांड क्रिएशन के लिए। सो अब हम रूपारेल बिल्डर्स की वेबसाइट पे जाते हैं, ठीक है। अब रूपारेल बिल्डर्स ने रूपारेल रियल्टी करके उनका वेबसाइट है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा इसकी, ये ऐड नहीं है इसीलिए मैं यहाँ पे क्लिक करके जाऊँगा। सो आप ये देख पाएंगे कि इन्होंने अपनी पूरी वेबसाइट अलग से बना के रखी है। इसके अंदर सारी डिटेल्स होगी अबाउट द बिल्डर, हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स दे हैव डन, कौन सी जगह पे, साउथ मुंबई, साउथ सेंट्रल, वेस्टर्न सबर्ब, ये सब अलग अलग प्रोजेक्ट्स आ गए उनके। साउथ सेंट्रल पे जाएंगे तो ये सब अलग अलग प्रोजेक्ट्स आ गए। यहाँ शायद हम जो प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं वो भी आ जाएगा। नहीं, वो नहीं है। हाँ ये रहा, यहाँ आ गया, साउथ मुंबई में आ गया, रूपारेल विवांजा। यही प्रोजेक्ट के बारे में हमने ये खोल के रखे ना पेजेस, रूपारेल विवांजा। सो ये सारी रूपारेल की वेबसाइट नहीं है, जो बाकी सारी जो मैंने खोल के रखी है रूपारेल की नहीं है, वो जो रियल एस्टेट एजेंट्स हैं उनकी वेबसाइट है। रूपारेल की वेबसाइट पे उन्होंने ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं बनाया। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये प्रोजेक्ट डिटेल पे चला जाएगा। इट इज़ इन HTML, ये उसका प्रोजेक्ट डिटेल खुल गया, उसका ओवरव्यू और सारी की सारी डिटेल्स, क्या एमिनिटीज़ दे रहे हैं वो लोग एंड एवरीथिंग। बट ये लोग ऐड नहीं कर रहे इस पे, बिकॉज दे आर बिल्डर्स, दे हैव अ नेम इन देयर इंडस्ट्री, दे आर बिग बिल्डर्स। तो ये लोग ऐड नहीं कर रहे, या तो अगर ऐड कर भी रहे हैं तो उनका ऐड वो ये लैंडिंग पेज पे या तो ये पेज पे चला रहे होंगे, वो ruparel.in पे नहीं चला रहे वो ऐड को। सो इस तरीके से क्या होता है कि जब वेबसाइट बनाते हो ना, तो वेबसाइट का एक पार्ट हो सकता है आपका लैंडिंग पेज, बट पूरी वेबसाइट आपकी लैंडिंग पेज नहीं हो सकती। कभी कभार कोई लोग पूरी वेबसाइट को ही लैंडिंग पेज बना देते हैं, बट वो अलग, हर एक का रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है। अब बाई चांस रूपारेल बिल्डर मेरे पास आया, मुझे बोलता है कि सर ये एक हाइपोथेटिकली आप अंडरस्टैंड कीजिए, रूपारेल बिल्डर के पास वेबसाइट नहीं है, ठीक है। अब वो आते हैं हमारे पास, वो हमें बोलते हैं कि सर वेबसाइट चाहिए और आप हमें वेबसाइट डिज़ाइन करके दो, आप हमें थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअल बिल्डर बेस्ड वेबसाइट बना के दो। तो मैं उनको पूछूंगा कि सर आपके कितने प्रोजेक्ट्स हैं, क्या क्या लिस्ट करना है, आपको क्या चीज़ें चाहिए उसके अंदर। सो अब चालू होता है वही सेम फंडा, क्वेश्चनेयर वाला फंडा, कि मैं उनसे सवाल पूछूंगा, उसके हिसाब से मैं उनको प्रोडक्ट दूंगा। सो अब ये सारे सवाल जो है ना, अब आप ये बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट है। रूपारेल बिल्डर मेरे पास आया, उसने बोला कि सर मुझे वेबसाइट बनानी है। अब मेरा सबसे पहला सवाल ये, सर आपको वेबसाइट बनानी है, क्या आपने डोमेन बुक किया है? डोमेन यानी कि क्या होता है? डोमेन यानी कि ये जो ruparel.in है ना, वो डोमेन हुआ। सो अब मैं मितेश शर्मा हूँ, मेरा नाम मितेश शर्मा है, मेरे माँ बाप ने मुझे वो नाम दिया, इसीलिए मेरा नाम मितेश शर्मा है। मैं कहाँ रहता हूँ वो मेरा एड्रेस बताएगा, राइट। सो ये जो ruparel.in है ना, ये रूपारेल बिल्डर्स का ऑनलाइन एड्रेस है।
कि आप ruparel.in पे जाएंगे तो आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा रूपारेल बिल्डर्स का। सो इसे क्या कहेंगे, एड्रेस बार। आपको पता है ये जो बार होता है, इस बार को एड्रेस बार बोलते हैं। ये जो बार है जिसे हाईलाइट किया हुआ है ब्लू में, ये एड्रेस बार है। एड्रेस बार यहाँ पे क्या टाइप करते हैं, URL टाइप करते हैं। URL का फुल फॉर्म क्या है, किसी को पता है आप लोगों में से URL का फुल फॉर्म? यस सर, यस, बोलो URL का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। हाँ, सॉरी 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 रिसोर्स, सॉरी सॉरी रिसोर्स सॉरी, यानी कि क्या, कि कोई चीज किसी जगह पे पड़ी है, उसका ये यूनिफॉर्म एड्रेस है, उसका लोकेटर है। जैसे कि हमारा एड्रेस पे कैसे वो पिन पॉइंट आता है, जोमेटो में अपन पिन करके रखते हैं कि भाई तू इधर आके मेरे को ऑर्डर देके जा, वैसा ही ये जो है वो इंटरनेट पे लोगों को बताता है कि ये रूपारेल का वेबसाइट इस जगह पे, ruparel.in पे, तो ये उनका एड्रेस हुआ। ठीक है। सो सबसे पहले तो मैं उनसे ये पूछूंगा कि क्या आपने डोमेन बुक किया है। अगर डोमेन नहीं बुक किया तो आपको कौन सा डोमेन चाहिए या क्या आपका स्पेसिफिकेशन है डोमेन के लिए, वो आप मुझे बताइए। तो चलो उसमें भी अपन घुस जाते थोड़ा। व्हाट इज़ अ डोमेन तो समझ लिया कि डोमेन क्या होता है। डोमेन होता है एक वर्चुअल एड्रेस जो कि कंपनी के नाम पे हो सकता है और सारी चीज़ें, राइट। अब रूपारेल वाला मेरे पास आया, उसने बोला वेबसाइट चाहिए। मैंने उसे पूछा डोमेन आपके पास है या नहीं। उसने बोला कि सर डोमेन नहीं है मेरे पास। हाइपोथेटिकली डोमेन नहीं है, आप ऑप्शंस दीजिए ना मुझे कौन से डोमेन हो सकता है। तो मैं उसे पूछूंगा सर आपकी कंपनी का नाम क्या है, तो वो बोलेगा रूपारेल रियल्टी। अब मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ गूगल पे। अब गोडैडी सबसे बड़ा इंजन है डोमेन्स और सब कुछ बेचने का। यहाँ पे आप आराम से सर्च कर सकते हो रूपारेल रियल्टी। ठीक है, ये मैं डालता हूँ, देखता हूँ इसमें कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है। अब ruparelrealty.com इज़ अवेलेबल, बट वो कितने का है, 2,02,845 रुपये का। इट इज़ अ प्रीमियम डोमेन। Why it is a premium domain? Because Ruparel Realty is a big company. That is why somebody might have taken this domain, or Ruparel Realty itself might have taken this domain and उन्होंने ये डोमेन को ऑक्शन पे रख दिया है और वो ऑक्शन पे यहाँ पे सेल हो रहा है 2,02,000 रुपये में। ठीक है, 2,00,000 ऑलमोस्ट 3,000 रुपये में। सो इस तरीके से .com मुझे यहाँ पे अवेलेबल दिखा रहा है, बट ऑन अ वेरी हाई प्राइस। सो ये भी एक टाइप का बिजनेस है, लोगों ने ये चीज़ को भी बिजनेस में कन्वर्ट करके रखा है। सो हम हमारे टॉपिक से डाइवर्ट नहीं होते, हम डोमेन पे ही रहते हैं। तो अब क्या होगा, मैं उनको बोलूँगा सर 2,00,000 रुपये का तो डोमेन ही है। बोलेगा अरे सर आप तो पहले कार्ड डालोगे क्या हमें, तो कोई दूसरा ऑप्शन बताओ। अब दूसरा ऑप्शन बता कैसे सकते हैं, अब मुझे उसे उसे जानना पड़ेगा, वो रियलिटी में है, राइट। तो मैं उसे .in दे सकता हूँ, .com दे सकता हूँ, .org दे सकता हूँ। org इज़ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, .co इज़ फॉर कंपनी, .com बहुत ही बहुत ही कॉमन फैक्टर है, यानी कि .com सब लोग ही ले लेते हैं। .tv हो गया, .store हो गया, .pro हो गया, .online हो गया। सो ये सारे जो एक्सटेंशंस है ना, हर एक एक्सटेंशन का एक मतलब है। सो अगर आपको कोई स्पेसिफिक डोमेन खरीदना है किसी के लिए जो कि बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, अभी रूपारेल रियल्टी के लिए मैं .org खरीद सकता हूँ, क्योंकि ruparelrealty.org कैन बी द डोमेन बिकॉज इट इज़ अ बिग ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड, रूपारेल realtor.com भी मैं उनको सजेस्ट कर सकता हूँ। रियल्टी यानी कि जो रियल एस्टेट में हो, रियल्टर यानी कि जो रियल एस्टेट में हो, सेम ऑलमोस्ट सिमिलर मीनिंग। इस तरीके से मैं उनको ये डोमेन भी सजेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है। सो हमें डोमेन नेम के पीछे भी एक साइंस है, वो समझना ज़रूरी है। सो आपको समझ में आ रहा है। अब ruparelrealty.info, इन्फो यानी कि क्या हुआ, इंफॉर्मेशन रिलेटेड। इन्फो वाले डोमेन जो होते हैं ना, वो ब्लॉग राइटर्स और
जिन लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी है, इंफॉर्मेटिव वेबसाइट बनाते हैं जो, वो सब लोग ज़्यादातर इन्फो वाली वेबसाइट या तो डोमेन चूज़ करते हैं। .org.com इज़, सब लोगों को पता है .com ही चाहिए मुझे, मेरे नाम के पीछे .com ही लगना चाहिए, मेरे बिजनेस के नाम के पीछे .com ही लगना चाहिए। ये एक प्री कंसीव्ड नोशन हो चुका है हर एक आदमी का। सो .com समझ लो सबका फर्स्ट चॉइस है। .in सबका सेकंड चॉइस है, बीइंग इन इंडिया। फिर .com नहीं है तो .in, .in भी नहीं है तो .co.in ले लेंगे लोग। बट अगर .co.in भी नहीं है आपके पास तो आप क्या करोगे? सो ये सारे प्री कंसीव नोशन है। .in इज फॉर इंडियन जोग्राफिक, .com यानी कि आप दुनिया में कहीं भी कुछ भी कर सकते हो, उसका जोग्राफिक पूरा खुला हुआ है और वो यूजुअली ज़्यादातर डोमेन्स के पीछे लगता है, इसीलिए .com इज़ कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट सफिक्स टू द डोमेन। ठीक है, तो वो सब लोग वो उस तरीके का डोमेन ले लेते हैं। अब आते हैं .co.info। .co.info भी आप ले सकते हो, कंपनी इन इंडिया, co.in, कंपनी इन इंडिया। ठीक है, .org ले सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन। .info जो ब्लॉग राइटिंग करते हैं उसके लिए। अब .me, अब जो छोटे ब्लॉग राइटर होते हैं जिनको अपने खुद के बारे में कोई वेबसाइट बनानी होती है, फ्रीलांसर्स होते हैं जिनको खुद के बारे में वेबसाइट बनानी होती है, वो .me ले ले। कोई क्लब है, अगर कोई क्लब चलाता है छोटा मोटा, सो वो अपना .club करके ले लेगा वेबसाइट। .live करके, तो लाइव कॉन्सर्ट्स और सब कुछ होता है उसके लिए .live ले सकते हैं वो लोग। .app करके है, जो एप्लीकेशन बेस्ड वेबसाइट हो, जिसका ऐप ज़्यादा लोग डाउनलोड करते हो, वो वेबसाइट शायद .app करके ले सकता है। सो ये सारी ऑलरेडी थॉट अबाउट चीज़ें हैं, बट लोग एक्चुअली में ये चीज़ों को यूज़ नहीं करते। आप अगर देखोगे Amazon.com है, Amazon.app नहीं है, जबकि ज़्यादातर लोगों के पास Amazon ऐप होता है। Amazon.app होता है तो लोगों को ब्रांड रिकॉल होता है, अरे हाँ Amazon का ऐप है ना, उस पर जाके देख लेते हैं। सो ये चीज़ है, बट लोग क्या बोलते हैं, अरे Amazon.com पे जाके देखना। तो .com जो हो गया ना, बहुत एकदम लोगों ने टेकन फॉर ग्रांटेड ही ले लिया उस चीज़ को, सोचे समझे बिना सब लोग .com ले लेते हैं। और जो हर्ड मेंटालिटी है वो हर्ड मेंटालिटी ही रहेगी, उसके पीछे का साइंस किसी को ज़्यादा पता नहीं है। सो ये उसके पीछे का साइंस है, तो आप जानो। अभी कभी कभी ऐसी क्रूशल सिचुएशंस आ जाती है जहाँ डोमेन नेम अवेलेबल नहीं होता। अब आप ऑप्शन देते हो क्लाइंट को कि सर .xyz है, तो वो बोलेगा अरे सर क्या बात कर रहे हो, .xyz क्या होता है? मेरे डोमेन नेम के पीछे .xyz लगा दोगे, ऐसे कैसे चलेगा? कोई बोलेगा क्या ऐसे क्या क्या बनाया आपने, वेबसाइट बनाया कि मजाक कर रहे हो? सो ये चीज़ हो जाती है, तो आप उनको समझा सकते हो कि सर .xyz ये है। ऑब्वियसली मैं कोई सपोर्ट नहीं दे रहा .xyz को, मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आप उनको बोल सकते हो सर आप .org ले लो, बिकॉज रूपारेल रियलिटी इज़ अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, तो आप अपना org करके ले सकते हो, ruparelrealty.org, दैट इज़ org इज़ फॉर ऑर्गेनाइजेशन। अब रूपारेल रियलिटी का एग्जांपल अपन छोड़ते हैं ये पॉइंट पे, मैं डोमेन को ही एक्सप्लेन करने के लिए एक एजुकेशन का एग्जांपल ले लेता हूँ। समझ लो एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है, ये इंस्टीट्यूट के बारे में सर्च करते हैं। अब ये IESSN करके एक इंस्टीट्यूट है, .com इज टेकन, ग्रेट ऑल्टरनेटिव इज .in, ठीक है। बट ये जो है ना इंस्टीट्यूट है, इसको चाहिए .org या .edu, या तो .edu.org, तो अब मुझे वो ढूंढना पड़ेगा .edu अवेलेबल है या नहीं इनके लिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, यहाँ पे डाल दूंगा .edu, बिकॉज दे आर इंटू एजुकेशन, वो .edu उनका होना चाहिए, बट .edu इज़ अनअवेलेबल, उनका अवेलेबल ही नहीं है। तो हमने उनको बोला कि सर .edu अवेलेबल नहीं है, आपका ऑर्गेनाइजेशन है, org ले लो। उन्होंने org ले लिया, जो कि अभी अनअवेलेबल दिखा रहा है, बिकॉज हमने ऑलरेडी ले लिया है। सो इस तरीके से आपको ऑप्शन देने पड़ते हैं क्लाइंट को। बट लोग क्या करते हैं, लोग साइंस नहीं समझाते उसके पीछे का, लोग बस बता देते हैं सर ये अवेलेबल डोमेन है, .co.in है, .store है, .tv है, .world है, .social है, .pro है, .fi है, ऑनलाइन है,
.net है, .co है, .org है, .info है, बस ऐसे बता देते हैं। उसमें से वो बोल देता है कि आपको जो सही लगता है वो ले लो। आप उनको समझाओ, आप उनको बताओ कि सर ये एक्सटेंशन का मतलब ये है, आपके लिए ये ज़्यादा सूट करता है, तो उससे आपका एक बॉन्ड अच्छा बनेगा कस्टमर के साथ। और हम हमेशा वही करते हैं। हमारा प्रोसेस, मैं प्रोसेस जब आपको समझा रहा होता हूँ, इट माइट सीम स्लो, बट वो स्लो नहीं है। हम ये चीज़ डेली बेसिस पे करते हैं, तो वी आर वेरी क्विक इन इट। हम बहुत ही क्विकली क्लाइंट के साथ ऐसा ही कम्युनिकेशन करते हैं जो जहाँ उसको लगता है कि हम उसकी खुद की टीम है, उसने हमें इन हाउस हायर किया, उस तरीके से हम लोग काम करते हैं। सो आपको बस सिर्फ ये देखना है कि उसका बिजनेस क्या है, बिजनेस किस तरीके का है, और उस हिसाब से आपको डोमेन देना है। अब जैसे कि एक ई कॉमर्स स्टोर ही ले लो। अब हम बात करते हैं ई कॉमर्स स्टोर। ई कॉमर्स का कोई भी एक अमेजोन, चलो अमेजोन तो बहुत बड़ा अच्छा नाम है, फ्लिपकार्ट भी बहुत बड़ा अच्छा नाम है, कोई भी एक नाम ले लेते हैं। वॉलमार्ट ले लेते हैं। नहीं, वॉलमार्ट भी नहीं लेते, वो बड़े नाम है ना। हमको एक रैंडम नाम लेते हैं, शॉपर, शॉपर सीक। ठीक है, मैं शॉपर सीक करके एक नाम लेता हूँ। अब shopperseek.com इज अवेलेबल, बट वो प्रीमियम वाला है, 1,38,130 रुपीज़ का है। shopperseek.in अवेलेबल, .co.in अवेलेबल, .org अवेलेबल है। अब शॉपरसीक जो है उसका बिजनेस क्या है, ऑनलाइन स्टोर का। हम बोल रहे हैं देखो ऑनलाइन स्टोर, ई कॉमर्स स्टोर, हम क्या बोल रहे हैं, स्टोर स्टोर स्टोर। डॉट स्टोर करके भी एक है ना एक्सटेंशन है, डॉट स्टोर। हम ये भी तो खरीद सकते हैं, वी कैन बाय दिस फॉर देम बिकॉज दे आर ऑनलाइन स्टोर। अब इसका दो मतलब भी हो सकता है, एक फिजिकल स्टोर भी हो सकता है और एक ऑनलाइन स्टोर भी हो सकता है, बट दोनों के लिए काम करता है। सो वी कैन टेल देम कि ये चीज़ आप कर सकते हो। So this way you can actually you know give them that option कि आप ये डोमेन नेम ले सको। सो यूजुअली हमें यही करना होता है कि जितने भी क्लाइंट है उसके बिजनेस को समझ के उसको डोमेन नेम ऑफर करना रहता है। अब ये डोमेन नेम का स्टोरी अब समझ में आ गया, राइट, कि डोमेन नेम कैसे लिया जाता है। नाउ लेट्स होप ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। रूपारेल रियल्टी ने बोल दिया कि हाँ चलो ruparel.org ले लो, ruparelrealty.org ले लो। अब मैं उनसे पूछूंगा, सर आपके पास डोमेन नहीं था, क्या आपने कभी सर्वर खरीद के रखा है? अब सर्वर होता क्या है, आप सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल है या iOS मोबाइल है, ठीक है। लेट्स गो इन अ वेरी बेसिक पैटर्न। आप सब लोगों के पास लैपटॉप है, आप सब लोगों के पास डेस्कटॉप रहेगा। तो डेस्कटॉप और लैपटॉप में कोई भी चीज़ स्टोर करने के लिए आपको मेमोरी चाहिए, राइट। यू नीड हार्ड डिस्क, SSD और एनी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, ठीक है, ये चाहिए रहता है। अब जो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है उसमें क्या आपका डेटा स्टोर होता है, आप वहाँ पे वो डेटा कभी भी एक्सेस कर सकते हो, देख सकते हो। अब ऑनलाइन कैसे देखोगे, ऑनलाइन भी तो कुछ होना चाहिए ना। अभी आपने डोमेन ले लिया, डोमेन पे आप वेबसाइट डालोगे तो वो स्टोर कहाँ होगा, तो उसे डालने के लिए कोई एक जगह होनी चाहिए जहाँ स्टोर कर सको। सो वो जो स्टोर करने वाली जगह होती है उसे सर्वर कहते हैं। दीज आर डेस्कटॉप्स और लैपटॉप्स और बिगर सुपर कंप्यूटर्स सिचुएटेड माइल्स अवे फ्रॉम यू और मे बी कंट्रीज अवे फ्रॉम यू। अलग अलग कंट्रीज के भी सर्वर्स मिलते हैं। सो आप अगर यहाँ पे कोई सर्वर के भी अगर इंक्वायरी करो ना, GoDaddy सर्वर भी देता है, वेबसाइट एंड होस्टिंग। सो लेट्स गो ऑन दिस होस्टिंग, वेब होस्टिंग पे, ठीक है। अब ये अलग अलग होस्टिंग प्लान्स देगा अपने को कि उसके बेसिक होस्टिंग प्लान क्या है, फिर एडवांस क्या है, उससे एडवांस क्या है। होस्टिंग का मतलब क्या होता है, होस्टिंग का मतलब है सर्वर स्पेस। सर्वर स्पेस का मतलब है वो जगह जहाँ पे आप वेबसाइट को स्टोर करोगे कि लोग ऑनलाइन आके उसे देख सके। जैसे मोबाइल में आप अगर कोई सॉन्ग डाउनलोड करना है, ऐप डाउनलोड करना है, तो आपके मोबाइल में स्पेस होना चाहिए। वैसे ही आपके डोमेन के साथ एक सर्वर स्पेस कनेक्टेड होना चाहिए। वो सर्वर स्पेस जब कनेक्टेड होगा तब आपका वेबसाइट कोई आदमी देख पाएगा। ये लॉजिक समझ में आ गया तो आप ये दोनों ही चीज़ें क्लाइंट को प्रूव करके दे सकते हो। आप उसको बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो कि सर डोमेन नेम आपका एड्रेस है,
बट वो एड्रेस पे आके घर तो होना चाहिए ना। घर होगा तो वहाँ बैठने के लिए भी जगह होनी चाहिए। तो बैठने के लिए, सामान रखने के लिए जो जगह चाहिए वो है होस्टिंग। तो जो घर है वेबसाइट का वो तो होस्टिंग है, एड्रेस जो है वो डोमेन नेम है। इस तरीके से आपको उन्हें अंडरस्टैंड करवाना है, ठीक है। सो दिस इज हाउ होस्टिंग एंड डोमेन आर कनेक्टेड। अब देखते हैं कौन से होस्टिंग किस टाइप के बिजनेसेस के लिए लगती है। अब ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लैंडिंग पेजेस खोल के रखे हैं, मैंने बंद नहीं किया। उसका एक रीज़न है, बंद करना नहीं था मुझे। अब ये जो लैंडिंग पेज होते हैं स्पेसिफिक टाइम के लिए होते हैं, स्पेसिफिक पीरियड तक ही इस पर ट्रैफिक आता है, स्पेसिफिक टाइम तक ही लोग एडवर्टाइज करते हैं इसके लिए। इनका जो वेबसाइट का स्पेस भी होता है ना, यानी कि वेबसाइट अगर बनानी हो तो ये कुछ आराम से 10 MB के अंदर अंदर पूरी वेबसाइट बन जाती है, विद इन 10 MB। तो 10 MB का तो कोई स्पेस होता नहीं है वेबसाइट का, वेबसाइट होस्टिंग। कोई कोई अभी भी पुराने ज़माने में पहले 10 MB की भी स्पेस बेचते थे, बट आजकल ऐसा नहीं होता। आजकल सब लोगों को हर चीज़ पता चलने लगी है, अब चीज़ें ट्रांसपेरेंट ज़्यादा हो गई है। पहले लोगों को होस्टिंग क्या था वही नहीं पता था, डोमेन से होस्टिंग कनेक्ट करते तब जाके वेबसाइट लाइव होती है ये भी नहीं पता था। तो अब जाके चीज़ें ट्रांसपेरेंट हो गई तो सबको सब चीज़ें पता होने लगी है। अब यहाँ पे देखते हैं स्टार्टर पैकेज 119 रुपीज़ पर मंथ, 10 GB स्टोरेज दे रहा है, एक वेबसाइट डालने देगा। 512 MB का रैम है, यानी कि इसका रैम स्लो है, 1 GB का भी रैम नहीं है। सो ये वेबसाइट शायद से स्लो लोड करेगा। 1 डेटाबेस, यानी कि अगर आपको डायनेमिक वेबसाइट बनाना है वर्डप्रेस बेस्ड, वर्डप्रेस फिर आपको अगर ASP.NET पे बनाना है, PHP पे बनाना है जो कि डेटाबेस के साथ कनेक्टेड हो, या तो फिर रिएक्ट नेटिव पे बनाना है जो कि डेटाबेस के साथ कनेक्टेड हो, या तो फिर और भी दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी होती है, तो आप डायनेमिक वेबसाइट समझिए उसे। सो डायनेमिक वेबसाइट में हमेशा डेटाबेस में डेटा स्टोर होता है, जो कि एक बैकग्राउंड में एक पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, वो ऑटोमेटिक वहाँ से डेटा आगे आपको लेके आता है। ये चीज़ में अपन डिटेल में बाद में जाएंगे, ये जस्ट आप एक समझ लो कि 512 MB का रैम है, 1 वेबसाइट यानी कि एक डोमेन पार्क करने देगा आपको, एक एड्रेस बताने देगा, 10 GB का स्टोरेज है, यानी कि 10 GB तक आप फाइल्स रख सकते हो अपने उसके अंदर, डेटा इसके अंदर सर्वर के अंदर, एक डेटाबेस देगा। अनमीटर्ड बैंडविड्थ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर वेबसाइट बनानी है जो लॉन्ग टर्म तक टिके और आप उस पर एडवर्टाइज करने का प्लान कर रहे हो, एज वेल एज आपको पता है कि मैं उसमें बहुत बजट खर्च करने वाला हूँ और मैं बहुत अच्छी तरीके से उसकी मार्केटिंग ब्रांडिंग करूँगा, और ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ये चीज़ और ग्रो करेगी, मेरे यूज़र्स बहुत ग्रो करेंगे, तो उसके लिए बैंडविड्थ लिमिटेड नहीं होना चाहिए, अनमीटर्ड ही होना चाहिए। बिकॉज बैंडविड्थ का मतलब क्या, एट वन सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम, एक सेकेंड में कितने यूजर्स एक साथ अपनी वेबसाइट पे आ सकते हैं ना, वो बैंडविड्थ कैलकुलेट करता है। बैंडविड्थ का मतलब यही है कि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम हाउ मेनी यूजर्स कैन विजिट योर वेबसाइट, हाउ मेनी पीपल कैन सी योर वेबसाइट। ये देखो यहाँ पे पूरा लिखा हुआ कि बैंडविड्थ क्या होता है, आप ये गो थ्रू कर सकते हो। सो मैंने आपको सिंपल टर्म्स में बताया, इन्होंने साइंटिफिक टर्म्स में बताया। तो डेली बैकअप की ज़रूरत है नहीं है वो आपकी रिक्वायरमेंट है, वो डिपेंड कर सकता है। और यहाँ पे वन क्लिक वर्डप्रेस इंस्टॉल है, यानी कि आप एक क्लिक में वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हो। ये प्री इंस्टॉल्ड वर्डप्रेस पैकेज के साथ आता है, ठीक है। तो ये स्टार्टर पैकेज हो गया। फिर हो गया इकोनॉमी पैकेज। अब ये GoDaddy है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे दूसरे भी हैं, जैसे HostGator हो गया। फिर और भी है, होस्टिंगर करके हैं, ये HostGator को खोलते हैं, फिर होस्टिंगर को खोलते हैं। ये सब लोग है ना अलग अलग पैकेजेस देते हैं, अलग अलग पैकेजेस, अलग अलग होस्टिंग। इसमें भी होस्टिंग देखो जैसे कि कैसा है, ये सिंगल वेबसाइट होस्टिंग है, ये शेयर्ड होस्टिंग है, VPS होस्टिंग है, डेडिकेटेड सर्वर्स है। हर रिक्वायरमेंट के लिए अलग अलग चीज़ें यूज़ होती हैं।
सिंगल वेबसाइट होस्टिंग है, आपकी सिर्फ एक वेबसाइट है, छोटी वेबसाइट है, तो आप सिंगल वेबसाइट होस्टिंग लो, ठीक है। जो छोटे से छोटा सस्ते में सस्ता पैकेज है वो लो। आपको पता है कि ज़्यादा यूज़र्स भी नहीं आएंगे मेरे एट अ टाइम, महीने में भी मेरे सिर्फ 500 यूज़र ही होंगे, 1000 यूज़र होंगे। तो आप ये इसका जो प्लान है ना, स्टार्टर प्लान ऑफ GoDaddy, उससे भी आप काम चला सकते हो, या तो स्टार्टर प्लान ऑफ दिस, इससे भी काम चला सकते हो आप, ठीक है। शेयर्ड होस्टिंग, शेयर्ड होस्टिंग से भी काम चला सकते हो आप आराम से, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो शेयर्ड होस्टिंग में क्या होता है कि आपकी वेबसाइट के साथ साथ दूसरे 10 20 40 50 लोगों की वेबसाइट भी सेम उसी सर्वर पे होती है, उसे कहते हैं शेयर्ड होस्टिंग। कि आपकी अकेले की वेबसाइट वो सर्वर पे नहीं होगी, आपके साथ साथ दूसरे 50 लोगों की वेबसाइट भी वो सेम सर्वर पे होगी। वो लोग भी बैंडविड्थ यूज़ कर रहे होंगे, मगर आपका बैंडविड्थ सेपरेटली कैलकुलेट होगा, उनके बैंडविड्थ के साथ साथ आपका बैंडविड्थ कैलकुलेट नहीं होगा, सेपरेटली होगा। बट फिर भी अगर उनके प्रोसेसेस में कुछ गड़बड़ आई या तो उनके वेबसाइट में थोड़ी हैवीनेस आ गई, तो शायद आपके वेबसाइट पे भी फ़र्क पड़ सकता है। तो शेयर्ड होस्टिंग ज़्यादातर प्रेफरेबल नहीं है बड़ी वेबसाइट्स के लिए, जो अगर ई कॉमर्स स्टोर बनाना चाहते हैं, या तो फिर जो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं, कोई पोर्टल बनाना चाहते हैं, जैसे मैजिक ब्रिक्स हो गया, 99 एकर्स हो गया, फिर मिंत्रा हो गया, अमेज़ॉन हो गया, वॉलमार्ट हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया। ये सब शेयर्ड होस्टिंग पे नहीं है, ये सब VPS होस्टिंग पे भी नहीं है, ये लोग डेडिकेटेड होस्टिंग पे, और डेडिकेटेड भी नहीं, ये लोग क्लाउड होस्टिंग पे। इनके क्लाउड सर्वर्स हैं, क्लाउड सर्वर्स यानी कि वो नहीं जो आकाश में दिखते हैं। क्लाउड सर्वर्स आर दोज सर्वर्स विच आर सिचुएटेड एट डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस। और ऐसा भी नहीं होता कि डेटा इज़ ओनली एट वन सिंगल प्लेस, वो डेटा कहीं भी दूसरी जगह पे भी ये सेम टू सेम डेटा अलग अलग जगह पे होता है और वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। क्लाउड होस्टिंग आजकल सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीका है किसी भी बड़े पोर्टल को होस्ट करने का। सो डेडिकेटेड सर्वर वो होता है कि एक पूरा का पूरा मशीन, जैसे कि आपका अगर आपके घर पे कोई लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप में अगर 16 GB की रैम है, देन 2 GB का ग्राफिक कार्ड है, देन 2 TB की स्पेस है, एंड अनलिमिटेड यू नो अनलिमिटेड बैंडविड्थ वाला आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, एज वेल एज आपके इंटरनेट की स्पीड भी बहुत हाई है। तो ये सारा अगर आपके पास ऐसा कोई मशीन है ना, तो आप वही सेम मशीन को एज अ सर्वर भी क्रिएट कर सकते हो, एज अ डेडिकेटेड सर्वर, और उस सर्वर पे आप एक IP ज्वाइन करके वो सर्वर को लाइव कर सकते हो। तो सेम यही कॉन्सेप्ट होता है डेडिकेटेड सर्वर्स का। ये मैंने आपको बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की आपको वैसे भी ज़रूरत नहीं, बिकॉज टेक्निकलिटी में इतना भी सर्वर टेक्निकलिटी में हमें घुसना नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट सर्वर ऑपरेटर्स। हमें सर्वर का एक स्पेसिफिक रीज़न से काम होता है। बाकी अदरवाइज हम लोग काम करते हैं वर्डप्रेस पे, या तो HTML पे, या तो PHP पे, या तो ASP.NET पे। सर्वर के सिर्फ बाकी सारे फंक्शंस जो होते हैं ना, वो हमें सेट करने रहते हैं और कुछ नहीं। सो बहुत डिटेलिंग में नहीं जाते, नहीं तो हम सर्वर इंजीनियर्स बन जाएंगे। हमें सर्वर इंजीनियर्स नहीं बनना। मैं तो ये सारी डिटेल्स कर चुका हूँ, तो मैं आपको जितना डिटेल में जाने का बोलोगे मैं जाऊँगा, बट उसमें क्या है कि आप लोगों का अननेसेसरी टाइम कंज्यूम हो जाएगा। सो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। VPS होस्टिंग, डेडिकेटेड होस्टिंग आपको अब समझ में आ गया। छोटी वेबसाइट बनानी है, जैसे हमने एग्जांपल लिए थे कल, जो रिसोर्ट के एग्जांपल लिए थे, उनकी वेबसाइट छोटी है, राइट। एक ही प्रोडक्ट है, एक ही प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी को उन्हें डिस्प्ले करना है, उनको इमेजेस चाहिए अच्छी क्वालिटी की, वो वहाँ पे दिखनी चाहिए, वीडियोस होंगे उनके थोड़े बहुत। तो वो लोग क्या है, शेयर्ड होस्टिंग में भी चला लेंगे या VPS होस्टिंग में भी चला लेंगे, उनको डेडिकेटेड सर्वर की ज़रूरत नहीं है। डेडिकेटेड सर्वर्स आर वेरी कॉस्टली, 6289 रुपीज़ पर मंथ, वेरी कॉस्टली। जब तक आपका रेवेन्यू फ्रॉम द वेबसाइट इसका मल्टीप्लाई बाई 20 या 30 ना हो ना, तब तक आपको डेडिकेटेड सर्वर की ज़रूरत ही नहीं है। यानी कि आपका बिजनेस मॉडल ही वैसा होना चाहिए। अगर आपका कोई बहुत बड़ा ई-कॉमर्स स्टोर है ऑन द लाइन्स ऑफ अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, तब जाके आप डेडिकेटेड सर्वर यूज़ कर सकते हो, तब जाके आप VPS होस्टिंग से इनिशिएट कर सकते हो, और जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ता है आप शिफ्ट हो जाओ डेडिकेटेड सर्वर पे। फिर डेडिकेटेड सर्वर पे भी अगर हैंडलिंग नहीं हो रहा, तो उससे आगे शिफ्ट हो जाओ आप क्लाउड सर्वर पे। AWS है, अमेजॉन वेब सर्विसेज है, फिर गूगल क्लाउड है, ये सारे जो है ना, ये सारे क्लाउड सर्विसेज है।
क्लाउड होस्टिंग सर्विसेज है। तो इन सारी चीज़ों को भी यूज़ कर सकते हो आप। क्लाउड होस्टिंग सर्विसेज आर द बेस्ट काइंड ऑफ सर्विस राइट नाउ अवेलेबल एवरीवेयर। सो क्लाउड होस्टिंग सर्विस का सबसे बेस्ट चीज़ यही है। आप लोगों ने अभी थोड़े टाइम पहले एक्सपीरियंस किया होगा, व्हाट्सएप जो है, व्हाट्सएप दिवाली के नेक्स्ट दिन शायद से ये हो गया था, 2 घंटे के लिए बंद था, राइट? किसने किसने एक्सपीरियंस किया? यस सर, सेम। 2 घंटे के लिए बंद था, राइट? यस यस। तो वो यस। जो 2 घंटे के लिए बंद था ना व्हाट्सएप, उसमें क्या हो गया था पता है? उसका मे बी सर्वर डाउन हो गया था। अब सर्वर डाउन होता कैसे? एक साथ बहुत सारा प्रेशर आ जाता है ना जब किसी सर्वर पे, इवन ऑन क्लाउड सर्वर। क्या होता था, दिवाली में लोगों ने बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे फोटोज़, बहुत सारे विशेस, अचानक से इंडिया का जो कंजम्पशन होता है, डेटा कंजम्पशन ऑन दैट क्लाउड सर्वर, वो एकदम स्पाइक कर गया वो दिन, क्योंकि लोगों ने वीडियो शेयर किए सब लोगों के साथ, लोगों ने वीडियो कॉल्स किए, लोगों ने इमेजेस शेयर की, स्टेटसेस शेयर किए, इतना सारा ज़्यादा डेटा कंजम्पशन हो गया जो रेगुलर डेज पे नहीं होता, रेगुलर फेस्टिवल्स पे नहीं होता। 2 साल बाद आखिरकार लोगों ने खुल के दिवाली मनाई है, क्योंकि 2 साल तो कोविड था। अब 2 साल बाद जब खुल के दिवाली मनाई तो लोगों ने तो पागलपंती चालू कर दी, हर फटाका फोड़ा तो वीडियो बनाया, रील बनाया और अपलोड कर दिया इसके ऊपर, व्हाट्सएप पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, सब जगह पे। तो व्हाट्सएप का सर्वर क्रैश हो गया थोड़ी देर के लिए, 2 घंटे के लिए थोड़ा उसमें इशू आ गया। इसी रीज़न से उनका जो सर्वर था उसमें कुछ फॉल्ट आ गया, तो वो डाउन हो गया था थोड़ी देर के लिए। सो आप ये देखिए कि उनके भी सर्वर्स कितने बड़े बड़े होंगे, उनके पास तो बिलियंस ऑफ डेटा है, कितने बड़े सर्वर्स होंगे उनके पास, फिर भी उनको कितना मेंटेन करके रखना पड़ता होगा। इसीलिए वो लोग सब क्लाउड सर्वर में अपना डेटा रखते हैं। क्लाउड सर्वर भी बेचारा क्रैश हो गया। सो अगर लिमिट के बाहर कोई भी चीज़ होती है, कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ऑब्वियसली वो चीज़ कहीं ना कहीं तो हिट करेगी परफॉर्मेंस को। बट नाउ यू अंडरस्टैंड कि अगर आपके पास कोई एप्लीकेशन है जो आपको ई कॉमर्स एप्लीकेशन बनाना है, या तो फिर कोई सर्विस बेस्ड एप्लीकेशन बनाना है, जैसे अर्बन क्लैप हो गया, या तो फिर ऐसा हो गया कि आपको कोई इंफॉर्मेटिव ऐप बनाना है, जैसे मनी कंट्रोल हो गया, या तो फिर बाइनेंस करके एक एप्लीकेशन है जिसका हमने ये देखा था, जो एनएफटीज में डील करता है, फिर स्टॉक्स में डील करता है, और बहुत सारी अलग अलग चीज़ों में डील करता है। तो फिर ग्रो करके एक ऐप है जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। ये सारे जो एप्लीकेशन है ना, यहाँ पे बहुत सारा डेटा इन एंड आउट जाता है, बहुत सारी दूसरी वेबसाइट से डेटा आता है, बहुत सारी दूसरी वेबसाइट में डेटा जाता है, और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस होते हैं। ये सारा कॉम्प्लिकेटेड कंप्यूटिंग जो होता है ना, ये क्लाउड कंप्यूटिंग का काम है, तो वहाँ पे क्लाउड सर्वर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपका बहुत बड़ा ऐप नहीं है, छोटी सी वेबसाइट बना रहे हो, ई कॉमर्स स्टोर है, आपको पता है कि भाई मेरा टारगेट इतना है, मेरे दिन के 1000 यूज़र भी हो जाएंगे, तो आप वीपीएस होस्टिंग ले लो। फिर आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं, मैं दिन के 1000 यूज़र से ज़्यादा क्रॉस करूँगा, तो धीरे धीरे डिफ़िकल्टी बढ़ती जाएगी, दिन के 5000, 6000, 10,000 यूज़र हुए तो डेडिकेटेड पे शिफ्ट हो जाओ, उससे ज़्यादा बढ़ जाते तो फिर क्लाउड पे शिफ्ट हो। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली ऑल्सो यू कैन इंक्रीज, बट स्टार्ट स्मॉल। कभी भी किसी को सजेस्ट करो तो यही बोलने का कि सर पहले से क्लाउड होस्टिंग लेके मत रखो, इट इज़ ऑफ नो यूज़ टू यू। पहले आप देख तो लो कि मार्केट का रिस्पॉन्स क्या है आपके एप्लीकेशन के ऊपर या तो आपके वेबसाइट के ऊपर। आप कुछ बना रहे हो, भले आपका आइडिया बहुत यूनिक है, नया है, बट स्टार्ट विथ स्मॉल। आपका जितना आप इन्वेस्टमेंट अभी कम करोगे, उतना मार्केटिंग में बजट आपका ज़्यादा बचेगा। सो इन्वेस्टमेंट कम करो, जो कि स्टैटिक इन्वेस्टमेंट है, ये सारी स्टैटिक इन्वेस्टमेंट है, ये आपको भरना भरना और भरना ही है, भले यूज़ हो या ना हो, भले कोई यूज़र आएगा या नहीं आएगा, आपको महीने का इतना पैसा तो देना ही है उसको। तो क्यों दें, जबकि हमें पता ही नहीं है कितने यूज़र आएंगे। सो आप हमेशा क्लाइंट को सजेस्ट करो, सर स्टार्ट विथ स्मॉल, जैसे जैसे यूज़र्स बढ़ते हैं वैसे वैसे हम सर्वर को शिफ्ट करते चलेंगे। सो दैट वेज यू कैन चूज़ द सर्वर। अब गोइंग अहेड, अलग अलग वेबसाइट के लिए अलग अलग सर्वर चूज़ होते हैं। सो अगर वर्डप्रेस वेबसाइट बना ली, शेयर्ड पे भी वर्डप्रेस वेबसाइट बन जाती है, वीपीएस पे भी बन जाती है, डेडिकेटेड पर तो ऑब्वियसली बनती है, क्लाउड सर्वर पे भी ऑब्वियसली बनती है।
जब शेयर्ड पे बन गई तो बाकी सब पे बन जाती है। HTML बेस्ड वेबसाइट शेयर्ड पे बन जाती है, PHP बेस्ड वेबसाइट भी शेयर्ड पे बन जाती है। अगर शेयर्ड पे बन गई तो बाकी सब पे बन गई, ठीक है। सो आपका काम शेयर्ड होस्टिंग से स्टार्ट हो जाता है। तो आप शेयर्ड होस्टिंग खरीदो और आगे आपका काम चालू कर सकते हो, नो इशू इन दैट। बस सिर्फ आपको देखना है कि उसमें बैंडविड्थ आपको अच्छा मिल रहा है और सारी चीज़ें अच्छी मिल रही है। सो अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि डोमेन नेम क्या है, व्हाट इज़ अ डोमेन। डोमेन इज अ एड्रेस, वर्चुअल एड्रेस ऑफ अ वेबसाइट। होस्टिंग उसका घर है एक्चुअली में, जहाँ पे वो उसका एक्चुअली में सामान रखेगा, या तो वेबसाइट का डिटेल्स रखेगा, वेबसाइट रखेगा, वो उसका होस्टिंग है। ये दोनों जब कनेक्टेड होते हैं तब आप एक्चुअली में देख पाते हो कोई भी चीज़ ऑनलाइन। ये चीज़ फाइनल हो गई। अब वापस से अपने एग्जाम्पल पे आ जाता है। रूपारेल रियल्टी वाला मेरे पास आया, मैंने उसको बोला .org वाला डोमेन ले लो। अपने डिस्कशन में ऑलरेडी हो चुका है, मैं अभी क्विकली जंप करूँगा। .org वाला डोमेन ले लो सर, इनिशियली शेयर्ड होस्टिंग से चालू करो। उसने शेयर्ड होस्टिंग लेने को रेडी हो गया, बोला कि ठीक है सर, आप जैसे बोलते हैं वैसे चालू करते हैं। मैंने उसको बोला सर अपन एक वर्डप्रेस बेस्ड वेबसाइट बना देते हैं। उसने कहा ठीक है सर, वर्डप्रेस बेस्ड वेबसाइट बना दो। मैंने उसको 4-5 थीम्स दिखा दी वर्डप्रेस की, रियल एस्टेट बेस्ड, और उसने बोला ठीक है सर, मुझे जो थीम पसंद आई है आप उसकी थीम के हिसाब से मैं आपको डेटा भेजता हूँ और अपना काम इनिशिएट करो। दैट वेज इस तरीके से पूरा काम आपको वेबसाइट का इनिशिएट करना है। सो पहले उसे डोमेन का पूछना है, फिर उसे वेबसाइट का पूछना है, फिर उसे सजेस्ट करना है उसके बिजनेस के हिसाब से। उसका बिजनेस क्या है, रियल एस्टेट का बिल्डर है, बहुत सारी बिल्डिंग्स होगी उसके पास, बहुत सारी अलग अलग डिटेल्स होगी उसे दिखानी होगी। तो ये सारी डिटेल्स मैं HTML में बनाऊंगा तो मुझे इतने सारे पेजेस कोड करने पड़ेंगे। सो मैं अगर इतने सारे पेजेस कोड करूंगा मेरा एफर्ट बढ़ेगा। सो मैंने क्या कहा उसे, वर्डप्रेस पे बनाओ। वर्डप्रेस पे क्या है, मैं वर्डप्रेस का पूरा एक पैकेज इंस्टॉल कर दूंगा उसके अंदर। फिर मुझे सिर्फ वर्डप्रेस के जो थीम्स है, थीम की टेम्पलेट्स है, उसको अरेंज करना है और एक पैटर्न बना देनी है। वो टेम्पलेट्स को मैं रेप्लिकेट कर करके हर प्रोजेक्ट की डिटेल्स उसके अंदर फिल करूंगा स्पेसिफिकली, जहाँ पे मुझे कोड नहीं करना पड़ेगा। आई जस्ट हैव टू फिल अप द डिटेल्स, ड्रैग एंड ड्रॉप द एरियाज, एंड मेरा काम ईजी हो जाएगा। वहाँ पे और एक फैसिलिटी मिलती है कि क्लाइंट को भी अगर कभी कुछ चाहिए, क्लाइंट इफ़ द क्लाइंट वांट्स कि उसे कुछ एडिट करना है वहाँ पे, तो क्लाइंट भी खुद एडिट कर सकता है। उसे भी एक बैक एंड एक्सेस मिलेगा जहाँ पे क्लाइंट हिमसेल्फ कैन एडिट इट, हिमसेल्फ और हर सेल्फ। तो ये भी एक बेनिफिट मिलता है वर्डप्रेस में, जो कि उसे HTML में, PHP में नहीं मिलेगा। PHP विथ कोड इग्नाइटर में मिलेगा, बट कोर PHP में नहीं मिलेगा। कोर PHP यानी कि जो सीधा सीधा डायरेक्ट कोड ही होता है HTML जैसा, वहाँ उसे नहीं मिलेगा। बट कोड इग्नाइटर इज अ CMS, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिससे उसे एक डैशबोर्ड मिलता है जहाँ से वो थोड़ी बहुत चीज़ें एडिट कर सकते हैं। सो ये मैं उसे कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के हिसाब से दूंगा कोई चीज़। तो मैंने उसे CMS बेस्ड वेबसाइट का ऑफर किया, जहाँ पे वो खुद भी कुछ चेंज कर सकते हैं। सो सिंपल एंड सोबर, मैंने उसका अंडरस्टैंडिंग समझ लिया, उसका रिक्वायरमेंट समझा और काम उसको दे दिया। अब कल वाले एग्जाम्पल पे जाते हैं। आज का तो एग्जाम्पल रूपारेल रियल्टी का हो गया, उनके स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है, न्यू प्रोजेक्ट्स भी ऐड करने रहेंगे इन फ्यूचर। तो मैंने उनको डैशबोर्ड ही दे दिया कि सर आप खुद न्यू प्रोजेक्ट्स ऐड कर सकते हो, आप खुद स्लाइडर चेंज कर सकते हो, आप खुद अपनी डिटेल्स जहाँ जहाँ आपको चाहिए वो चेंज कर सकते हो। मैंने उसको वर्डप्रेस दे दिया और वो काम हो गया। अब कल वाली एग्जाम्पल पे जाते हैं। कल वाले एग्जाम्पल में क्या था, रिसोर्ट, दोनों की वेबसाइट HTML पे थी। सर्वर स्पेस लिमिटेड चाहिए उनको, ज़्यादा नहीं, 10-20 MB या तो फिर 100 MB के अंदर अंदर वेबसाइट बन जाती है। वो बन गई। दे कैन नॉट डू सेल्फ चेंजेस बिकॉज इट इज़ इन कोर HTML। सेल्फ चेंजेस नहीं कर सकते, उनको हर बार हमें बोलना पड़ेगा, हम चेंज करेंगे तब जाके अपडेट होगा वेबसाइट में। तो दैट बिकम्स अ tedious टास्क। उनको कुछ चेंज चाहिए अर्जेंटली, हमारे पास अगर लाइन ऑफ वर्क है तो हम वो लाइन ऑफ वर्क फिनिश करके उनके काम पे आएंगे, तो वो थोड़ा tedious टास्क हो जाता है। उनको अर्जेंटली चाहिए और हम उनको अर्जेंटली नहीं दे पाते। तो HTML में ये थोड़े बहुत ड्रॉबैक्स है, बट HTML इज ऑल्सो स्टेबल, उसमें इश्यूज नहीं है।
वर्डप्रेस में क्या होता है, कभी कभी उसके अपडेट्स आते हैं तो पुरानी थीम्स चेंज हो जाती है, तो बहुत सारी चीज़ों को चेंज करना पड़ता है, आपको रेगुलरली अपडेट करना पड़ता है। सो हर चीज़ में कुछ ना कुछ इफ्स एंड बट्स होते हैं, बट वो तो हमें हैंडल करना पड़ता है। सो उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिसोर्ट वालों को उनको HTML बेस्ड भी चलता है, तो हमने उनको HTML बेस्ड वेबसाइट दिया। यानी कि हमने नहीं बनाया, उन्होंने बनवा लिया था ऑलरेडी, बट जिन्होंने भी दिया उनको HTML बेस्ड वेबसाइट दिया, बिकॉज उनका रिक्वायरमेंट बहुत लिमिटेड था, उनको एडिशन बहुत कम करना है। उनको एक स्टैटिक चाहिए चीज़ कि हाँ भाई ये है तो ये ऐसा ही रहेगा, इसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आएगा, साल भर में हम लोग 4-5 चीज़ चेंज करेंगे, दैट्स ओके। उसके लिए उनको वर्डप्रेस पे शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वर्डप्रेस का हैंडलिंग कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा, या तो इनिशियली वर्डप्रेस का थीम बेस्ड कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा। तो हम क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि उसे कितना बजट खर्च करना है, उसके हिसाब से हम उसे ऑफर देते हैं। सो अगर क्लाइंट का बजट बहुत कम है तो हम उसको बोलते हैं सर आप HTML बना लो वेबसाइट, वन टाइम कॉस्ट, चेंजेस करने को नहीं मिलेगा, प्रीमियम थीम नहीं होगी, आपको कोई एक थीम सिलेक्ट करनी पड़ेगी, वो थीम में हम लोग बाद में आपकी पूरी वेबसाइट को बनाएंगे, फ्रॉम स्क्रैच कोड कर देंगे। सॉरी, लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस होंगे, वो लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस में आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। सो ये होता है HTML पे। वर्डप्रेस पे पूरा का पूरा डिटेल ही चेंज हो जाता है। वर्डप्रेस पे यू कैन डू एनीथिंग। आपको एक थीम सिलेक्ट कर लिया, हमने थीम बाय कर लिया, थीम बाय करके आपको आपके इस पे स्टोर पे इंस्टॉल कर दिया, वर्डप्रेस के स्टोर पे। वहाँ पे से बाद में आपके पेजेस को अलाइन कर दिया। फिर अगर आपको फ्यूचर में नए पेजेस भी ऐड करने, यू कैन योरसेल्फ डू इट, और यू कैन टेल अस, वी कैन डू इट फॉर यू। सो जिसको पता है कि हाँ मुझे फ्यूचर में जाके और पेजेस ऐड करने होंगे, मेरा और ग्रोथ होगा, वो वर्डप्रेस को चूज़ करेगा। सो इस तरीके से आपको प्लेटफॉर्म चूज़ करना है। कभी कभी आपको ये भी प्लेटफॉर्म इस तरीके से भी चूज़ करना है प्लेटफॉर्म, कि आपकी सहूलियत किस में है, वॉट यू कैन गिव देम इन अ बेटर पोजिशन। यानी कि क्या आप HTML में अच्छे हो तो HTML दो, क्या आप वर्डप्रेस में बेटर हो तो आप वर्डप्रेस दो। सो जो भी चीज़ आपको ज़्यादा बेटर तरीके से आता है आप वो ऑफर करो। कोई कोई एजेंसी सिर्फ और सिर्फ वर्डप्रेस की वेबसाइट ऑफर करती है, बिकॉज दे आर बेटर इन दैट। कोई कोई एजेंसी सिर्फ कोड इग्नाइटर की वेबसाइट ऑफर करती है, दैट इज़ अ कस्टम बेस्ड कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, क्योंकि वो लोग उसी चीज़ में बेस्ट होते हैं। हम लोग HTML भी ऑफर करते हैं, कोड इग्नाइटर भी ऑफर करते हैं, वर्डप्रेस भी ऑफर करते हैं, ASP.NET भी ऑफर करते हैं, रिएक्ट नेटिव भी ऑफर करते हैं, हम सब ऑफर करते हैं, क्योंकि हम लोग हर चीज़ करते हैं। हम लोग हर टाइप की वेबसाइट बना देते हैं। आप पोर्टल बोलो, पोर्टल बना देते हैं। आपको अगर पोर्टल वर्डप्रेस में भी चाहिए, वर्डप्रेस में भी बना देंगे। सो हर चीज़ की हमारे पास एक ऑप्शंस है, हमारे पास कस्टमाइजेशन का उतना स्किल है। शॉपिफाई में भी हम आपको बहुत सारी कस्टमाइजेशन दे सकते हैं। सो अब जब वेबसाइट की बात आई है तो अब वेबसाइट इंजन पे भी चले जाते हैं। अब डेडिकेटेड सर्वर और डोमेन समझ में आ गया, किस तरीके से वेबसाइट ऑफर करनी वो भी समझ में आ गया। छोटी वेबसाइट है HTML में कर दो, लैंडिंग पेज जैसी वेबसाइट है HTML में कर दो और ख़त्म करो कहानी, बिकॉज वो ज़्यादा टाइम तक यूज़ नहीं होने वाली। अगर किसी की बिजनेस बेस्ड वेबसाइट है जिसको अपनी ब्रांडिंग के लिए करनी है, तो उसको बोलो कि अगर बजट कम है तो HTML में करेगा, बिकॉज आजकल HTML की वेबसाइट फ्रीलांसर्स 2-2 ढाई हज़ार रुपये में करके दे रहे हैं, जो कि लैंडिंग पेज का भी चार्ज नहीं है हमारा। लैंडिंग पेज का चार्ज भी हमारा उससे ज़्यादा है। सो 2-2.5 हज़ार रुपये में बहुत सारे फ्रीलांसर्स कर देते हैं। सो फ्रीलांसर के पास लोग करा लेते हैं क्लाइंट, हम लोग उनको फ्रीली बोलते हैं कि सर आपको कॉस्ट बेनिफिट मिलता है, आप बिंदास फ्रीलांसर के पास करा लो, नो प्रॉब्लम, हम लोग मार्केटिंग करके देंगे आपको उसके ऊपर। सो देन वी लीव इट टू द क्लाइंट। हम वर्डप्रेस पे उनको या तो फिर लाने का कोशिश करते हैं, उनको बोलते हैं सर वर्डप्रेस पे बनाओगे आगे जाके आपको बेनिफिट है। तो वर्डप्रेस थोड़ा ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है, इसीलिए लोग शायद आ भी जाते हैं कभी कभार वर्डप्रेस पे, जहाँ पे कॉस्ट इतना ज़्यादा हाई भी नहीं है, बहुत ज़्यादा एग्जॉर्बिटेंट हाई नहीं है, और चीज़ें इजीली हो भी जाती है। तो हम वर्डप्रेस पे कभी कभी क्लाइंट को ये कर देते हैं, कन्विंस कर लेते हैं, और वर्डप्रेस की वेबसाइट पे हम उनको दे देते हैं उनकी पूरी की पूरी ब्रांड वेबसाइट। सो डिपेंडिंग ऑन क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट हम उनको ऑफ़र करते हैं। अब यहाँ पे आता है बहुत बड़ा कैच। कभी कभी क्लाइंट बोलते हैं
अरे हाँ, वर्डप्रेस पे इतना खर्चा क्यों बोल रहे हो कि 20-25 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा? मुझे तो कोई आदमी 4 हज़ार रुपये में करके दे रहा था। अब आप देखो, थीम फॉरेस्ट करके एक है ना, जहाँ पे वर्डप्रेस की ऑथेंटिक थीम्स मिलती है, लाइसेंस्ड वर्जन, जो कि फेक थीम्स नहीं है। ये आपको एक हर एक के साथ एक परचेस कोड मिलेगा, एक लाइसेंस मिलेगा। सो यहाँ पे सपोज हम सर्च करते हैं, रियल एस्टेट सर्च करते हैं, एज पर आवर टुडेज एग्जाम्पल मैं वही लेके चलता हूँ। अब देखिए आप, यहाँ पे थीम चालू होती है $69, $59, $59। इनका $59 तो समझ लीजिए कि बहुत कांस्टेंट है। ये एक वर्डप्रेस की टेम्पलेट है जो $23 की है, बट ये टेम्पलेट कैसी है वो हमें देखना पड़ेगा उसे व्यू करके। यहाँ पे प्रीव्यू दिखता है उसका, वो सब प्रीव्यू में देख सकते हैं। फिर ये एक वर्डप्रेस की टेम्पलेट है जो $19 की है, ये $14 की है। तो अगर कस्टमर को ये चीज़ पसंद आती है और अगर उनको ये टेम्पलेट पसंद आती है, तो हम उनको बोल सकते हैं सर आप इतने इतने कॉस्ट में ये ख़रीद लो, ये ख़रीद के आप हमको टेम्पलेट दो, हम आपकी ये टेम्पलेट वर्डप्रेस पे इंस्टॉल कर देते हैं, एंड बाकी हमारा जो सर्विस चार्ज है वो आप हमें पे कर देना। तो उनका काम सस्ते में हो जाता है, हम हमारा सिर्फ मेहनत का चार्जेस लेते हैं। सो इस तरीके से काम सस्ते में भी थोड़ा बहुत हो जाता है। बट ज़्यादातर थीम्स जो बहुत अच्छी होती है ना, जैसे कि इसका देखो 33.4K सेल्स है, यानी कि ये थीम बहुत बढ़िया है, ऑसम। यहाँ पे देखो एक ये इलेक्ट्रिक का मार्क भी आ रहा है, फ्लैश का मार्क आ रहा है, यानी कि दिस थीम इज़ एक्चुअली वर्किंग वेरी वेल, सेलिंग वेरी वेल। दैट इज़ वाई $69 इसका रेट है। अच्छी थीम्स का हमेशा रेट हाई होता है। आप कोई भी अच्छी थीम ले लो, उसका रेट हमेशा हाई होगा। ये भी अच्छी थीम है, $59 है। यहाँ पे भी वो सेम मार्क है। ये भी एक अच्छी थीम है, यहाँ पे सेम मार्क है, इसका रेट $19 है। सो ये आप देख सकते हो, अगर क्लाइंट को पसंद आया तो ये आप उसे दे सकते हो। बट ऑलवेज ट्राई एंड बाई थीम्स जेन्यूनली rather than downloading themes from any fake website or any pirated website। वहाँ से ना करो तो ज़्यादा बेटर, बिकॉज इट हैज़ सर्टन malicious और बैड काइंड ऑफ वायरसेस, जो कि आपके सर्वर को हैम्पर करेगा। शेयर्ड सर्वर पर तो बाकी सारे दूसरी वेबसाइट को भी हैम्पर करेगा, एज वेल एज सर्वर कभी कभी आपका सस्पेंड भी हो सकता है। सो उस चक्कर में बहुत सारे इश्यूज भी हो सकते हैं, तो वो आप अगर अवॉइड करोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप बाई करो यहाँ से थीम्स, और फिर ही किसी भी क्लाइंट को वर्डप्रेस का कोई भी वेबसाइट बना के दो। अभी तो ये चलो रियल एस्टेट है, लेट्स सी फॉर फैशन। फैशन में देखो स्टार्ट होता है फ्रॉम $19, $29, $69। अब है ना, यहाँ पे सॉर्टिंग कर लेते हैं। ये बेस्ट मैच दे रहा है, हम बेस्ट सेलर पे सॉर्टिंग करते हैं। लेट्स गो ऑन बेस्ट सेलर। बेस्ट सेलर देखो हमेशा $59, $59। यहाँ पे एक डिस्काउंट दे रहा है तो ये $39 का है। देन ये भी $59, $69, $59, $59, $59, $79, $89, $79, $39, $105। सो जो थीम क्लाइंट को पसंद आती है आप उनको ऑप्शन दो, उनको ये वेबसाइट भेजो, उनको सॉर्टिंग बताओ, उन लोगों को बताओ कि इस तरीके से ये थीम है। उनके बिजनेस के रिलेटेड अगर कोई उनको थीम पसंद आता है तो उनको बोलो कि सर ये थीम ऐसा ऐसा इतना कॉस्ट का है, ये आपको इतने रुपीज़ में पड़ेगा और आप इसे बाई करो, उसके बाद हम वर्डप्रेस पे इंस्टॉल करते हैं और हमारा सर्विस चार्जेस इतना है, इतना आपको पे करना पड़ेगा। सो ई कॉमर्स का सर्विस चार्ज डिफरेंट होता है वो, और नॉर्मल पोर्टफोलियो बेस्ड वेबसाइट का चार्जेस डिफरेंट होता है। ये रूपा रेल वाले का जो वेबसाइट है, दिस वेबसाइट इज़ अ पोर्टफोलियो टाइप वेबसाइट, यानी कि यहाँ पे उसका सिर्फ और सिर्फ बिजनेस का डेटा है, यहाँ उसका बिजनेस डेटा शो हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड अ पोर्टफोलियो टाइप वेबसाइट। इसका कॉस्ट अलग होता है और ई कॉमर्स का कॉस्ट अलग होता है। ई कॉमर्स का कॉस्ट इसलिए अलग होता है बिकॉज उसमें पेमेंट गेटवे आता है, उसमें शिपमेंट ट्रैकिंग आता है, उसके अंदर ऑर्डर फंक्शंस आते हैं, उसके अंदर कस्टमर का डेटा कैप्चर करना पड़ता है, उसके अंदर प्रोडक्ट्स अपलोडिंग, यानी कि बहुत सारे प्रोडक्ट अपलोडिंग करने पड़ते हैं, तो प्रोडक्ट मैपिंग होती है, बहुत अलग अलग वेराइटी ऑफ कैटेगरीज होती है। तो देर आर टन्स एंड टन्स ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें हैं ई कॉमर्स में।
तो वहाँ काम ज़्यादा है, यहाँ काम लिमिटेड है। बिकॉज एक पोर्टफोलियो बेस्ड वेबसाइट में क्या होता है, अबाउट अस होता है, अबाउट द कंपनी होता है, अबाउट द फाउंडर होता है, कॉन्टैक्ट अस होता है, करियर्स होता है, देन विजन होता है, मिशन होता है, प्रोजेक्ट्स होते हैं, अगर एजुकेशन बेस्ड हुई तो वर्कशॉप्स होते हैं या तो कोर्सेज होते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं होती, लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 to 20 पेजेस। तो ये सारे पोर्टफोलियो बेस्ड वेबसाइट होती है जो छोटी वेबसाइट होती है। तो इसमें आप ये नहीं बोल सकते कि सर हम एग्जॉर्बिटेंट चार्ज करेंगे, 40,000, 50,000, 1 लाख रुपए चार्ज करेंगे। नॉट पॉसिबल, कोई देगा ही नहीं, क्योंकि उनको पता है कि आप वर्डप्रेस पे करके दे रहे हो तो आपका काम थोड़ा सिंपल हो जाता है। सो इस तरीके से आपको उनको बहुत ही स्पेसिफिकली आपकी जितनी मेहनत है, इमेजेस बनाने पड़ेंगे, हमको लेआउट में एडिटिंग करनी पड़ेगी, कस्टमाइजेशन करना पड़ेगा, कलर कस्टमाइजेशन है, फिर आपको जो जो कंटेंट चाहिए वो अगर स्पेसिफिक तरीके से चाहिए तो हमें थोड़ा बहुत एडिटिंग करना पड़ेगा कोड के अंदर वर्डप्रेस के। वो सारी चीज़ें आप जस्टिफाई करो और फिर उनके पास से चार्जेस लो। तो कम्युनिकेट करो और चार्जेस लो, हर चीज़ का कम्युनिकेशन करो और फिर उनको चार्ज दो ये चीज़ का, ठीक है। अब ऑन द अदर हैंड ई कॉमर्स वेबसाइट देखते हैं। अब ई कॉमर्स वेबसाइट कैसी है, बहुत सारी हो सकती है। हमारा एक क्लाइंट दिखाता हूँ मैं आपको। अब ये क्लाइंट एक्चुअली में बहुत ह्यूज क्लाइंट है। लेट्स एक छोटे क्लाइंट दिखाता हूँ, चलो। अब ये हमारे एक स्पेसिफिक नीश बेस्ड क्लाइंट है, एफएमसीजी प्रोडक्ट बेचते हैं। इनका नीश एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में ही है। तो ये लोग इस तरीके से पीनट बटर, देन कॉर्नफ्लेक्स, देन म्यूजली, यही सारी चीज़ें, देन चॉकलेट स्प्रेड और मूंग दाल, चना दाल, बासमती राइस, तूर दाल, उड़द दाल, ये सब बेचते हैं, ठीक है। इनका यह वेबसाइट है, दिस इज़ बेस्ड ऑन शॉपिफाई। ये है शॉपिफाई पे बेस्ड। अब आप देखो इसके अंदर अबाउट अस है, प्रोडक्ट्स में इतने प्रोडक्ट है, उनके प्रोडक्ट की ये कैटेगरीज है, फिर कॉम्बोज है, बल्क ऑर्डर्स का ऑप्शन है, प्राइस सेवर ऑप्शन है, ब्लॉग है, कॉन्टैक्ट है। सो ये सब अलग अलग पेजेस ही है उनके, हर प्रोडक्ट की डिटेल डालनी पड़ती है हर प्रोडक्ट पेज पे। किसी भी प्रोडक्ट पे क्लिक करो तो उसका एक प्रोडक्ट पेज खुल जाता है, ये प्रोडक्ट के उसकी सारी की सारी डिटेल्स दिखाएगा यहाँ पे। उसका नाम है प्रोडक्ट का, रेट है, डिस्काउंट है, कितने प्रोडक्ट लेफ़्ट है, क्वांटिटी दिखाता है, पैक साइज़ दिखाएगा, बाय नाउ का ऑप्शन देगा, उसका एसकेयू दिखाएगा, डिस्क्रिप्शन दिखाएगा, इफ़ यू हैव अ वीडियो, वीडियो शो करेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको बनानी पड़ती है। सो इसे बनाने में भी मेहनत लगती है। अब हर चीज़ में स्मार्टनेस आ गई है तो ई कॉमर्स भी थोड़ा स्मार्ट हो गया। अब वर्डप्रेस में भी ई कॉमर्स की बहुत सारी थीम्स आती है। सो ई कॉमर्स की थीम्स में क्या होता है, ये सारी टेम्पलेट्स रेडी होती है, प्रोडक्ट पेजेस की टेम्पलेट्स रेडी होती है, आपको बस सिर्फ क्या है, डिटेल्स डालनी होती है हर चीज़ की और आपका काम हो गया। तो ई कॉमर्स के यहाँ पे शायद से उन्होंने, हाँ देखो ये रहा, ई कॉमर्स का सेक्शन ही है कैटेगरीज में। तो यहाँ ये सारे ई कॉमर्स स्टोर्स आ गए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जो भी पसंद आए वो स्टोर आप कर सकते हो उनके साथ। क्लाइंट को बोल सकते हो कि ये स्टोर आपके लिए बेटर है। अब ऑन द अदर हैंड आप उनको शॉपिफाई ऑफर कर सकते हो। शॉपिफाई इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस सिर्फ शॉपिफाई का एक ये है, प्राइजिंग है, वो समझना है, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी। अब इसका बेसिक प्राइसिंग क्या है, 1499 रुपीज़ पर मंथ, दिस इज़ द बेसिक प्राइस। इसमें क्या क्या देता है वो, ऑनलाइन स्टोर, वेबसाइट एंड ब्लॉग, अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स, स्टाफ अकाउंट 2 देता है, 24 आवर सपोर्ट देता है, सेल्स चैनल्स देता है, इन्वेंटरी लोकेशंस अप टू 4 डिफरेंट लोकेशन, मैनुअल ऑर्डर क्रिएशन, डिस्काउंट कोड, फ्री एसएसएल, अबेंडन कार्ड रिकवरी, गिफ्ट कार्ड, रिपोर्ट्स, थर्ड पार्टी कैलकुलेशन, शिपिंग रेट्स वो नहीं देता, कस्टमर जनरेशन, मार्केट ऑटोमेशन, अनलिमिटेड कॉन्टैक्ट्स, ई कॉमर्स ऑटोमेशन ये नहीं देता, ट्रांजैक्शन फीस इज 2%,
इंटरनेशनल कॉमर्स भी देता है बहुत सारी चीज़ों को, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, आपको सिर्फ साइन अप करना है। यू हैव टू गिव 1499 रुपीज़ पर मंथ। डोमेन आपको खरीदना है खुद। जो सर्वर होगा वो शॉपिफाई का होगा खुद का, और शॉपिफाई आपको एक बेसिक थीम भी देगा। वो बेसिक थीम के हिसाब से आप अगर अपना स्टोर सेटअप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। अगर आपको बेसिक थीम से स्टोर सेटअप नहीं करना, तो यहाँ पे शॉपिफाई की भी बहुत सारी ई कॉमर्स थीम्स आती है। तो आप शॉपिफाई की ई कॉमर्स थीम्स लो। ये देखो, ये सारी शॉपिफाई की थीम्स है। दिस इज अ शॉपिफाई थीम ऑफ $29, $48, $29, $39, $34, $56। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये जो स्टोर जो मैंने आपको बताया, ये वाला मामा फीस्ट का जो स्टोर है ना, ये स्टोर कौन सी थीम पे बेस्ड है। आप बोलोगे, आपको लगेगा ही नहीं कि ये इस थीम पे बेस्ड है। ये जो है ना वेजिस्ट थीम जो दिख रहा है ना आपको, ये वेजिस्ट थीम पे बेस्ड स्टोर है। अब वेजिस्ट थीम कैसा, कितना डिफरेंट दिख रहा है और ये कितना डिफरेंट दिख रहा है वो देखो। हम लोगों ने पूरी की पूरी थीम को इस तरीके से कस्टमाइज करके दिया है क्लाइंट को कि इट सीम्स अ लॉट डिफरेंट। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। अब ये जो स्टोर मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ, ये वाला वर्जन हमने कस्टमर को दिया है। ये वाला जो वर्जन है ये हमने इनको दिया है। अब देखो, आप टॉप में ही देखो, टॉप में ही कितना डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे ये सब लेफ्ट हैंड साइड पे है, ये हमने सब सेंटर में कर दिया है। ये ट्रांसपेरेंट है, वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। हमने उनका पूरा का पूरा वो यहाँ पे 1 2 3 4 लिखा आता है। 1 2 3 4 कहाँ लिखा हुआ आ रहा है, नहीं आ रहा है। यहाँ पे 1 2 3 लिखा हुआ आ रहा है, नहीं आ रहा है वहाँ पे। फिर ये 3 सेक्शन है, यहाँ पे हमने 3 सेक्शन दिए हैं उनको, सिमिलर 3 सेक्शंस, बट इसका भी कलर और सब कुछ चेंज कर दिया है। फिर ये अलग ऑप्शंस दिए हमने उसको। फिर शॉप बाय कैटेगरी, यहाँ शॉप बाय कैटेगरी है ही नहीं, सीधा और प्रोडक्ट्स आ गया। और प्रोडक्ट्स में भी हमने ये सब कस्टमाइज़ करके दिया है उनको। सॉरी। डील ऑफ द डे, डील ऑफ द डे सेक्शन में हमने उनको कस्टमाइजेशन करके दिया है यहाँ पे। फिर इधर हमने उनका नीचे ब्लॉग सेक्शन खींच लिया है, यहाँ पे और एक हेल्दी प्रोडक्ट्स का सेक्शन दे दिया है। फिर हमने उनका ये फुटर अलग से बना दिया है। सो यहाँ फुटर देखो कितना डिफरेंट है। ये गेट द लेटेस्ट डील वाला ऑप्शन ही हटा दिया हम लोगों ने। सो इस तरीके से हम बहुत सारी चीज़ें चेंज भी कर सकते हैं। अभी जैसे कि किसी भी एक प्रोडक्ट में चले जाते हैं, ठीक है, यहाँ ये प्रोडक्ट में चले गए, और अब यहाँ इसके कोई एक प्रोडक्ट में जाते हैं, इसके ये प्रोडक्ट में चले गए। अब यहाँ आपको ये वाली थीम में आपको पूरा लेआउट, कलर, ये सब बहुत अलग दिख रहा है। एवरीथिंग इज़ वेरी डिफरेंट। यहाँ पे इमेज अलग दिख रही है, यहाँ व्हाट्सएप का बटन नहीं दिख रहा है, यहाँ पे वीडियो नहीं है। सो पूरा थीम का थोड़ा लेआउट बहुत अलग दिख रहा है ना आपको। यहाँ पे ये थीम का लेआउट हमने ऐसे चेंज कर दिया, ये इमेज चेंज कर दी, यहाँ व्हाट्सएप का बटन डाल दिया। अब ये छोटी मोटी चीज़ें आपको दिख रही होगी, आपको लगता होगा अरे ये तो छोटा मोटा है। ये करने के लिए भी हमें थीम को बेसिक लेवल पे कस्टमाइज़ करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें हमें करनी पड़ती है, तब जाके ये हम अचीव कर पाते हैं। तो ये सारे कस्टमाइजेशन हमको ध्यान में रखने पड़ते हैं। और क्लाइंट्स का बहुत सारा ये भी होता है रिक्वायरमेंट जो बाद में आता है, तो वो सारे रिक्वायरमेंट को भी फुलफ़िल करना पड़ता है। जैसे इसका नाम देखो, यहाँ पे ट्रंकेट हो रहा है, हर प्रोडक्ट का नाम ट्रंकेट हो रहा है, सिर्फ 2 लाइन तक ही दिखता है। तो ये भी क्लाइंट का रिक्वायरमेंट था कि हमारे हर प्रोडक्ट का नाम सिर्फ 2 लाइन तक ही दिखना चाहिए, ट्रंकेट होना चाहिए, टू अ सर्टन लेवल, सर्टन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ओनली, जो कि यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे ऐसा फीचर ही नहीं है। हमने वो फीचर को डेवलप किया। सो हमने पूरी की पूरी थीम जो है उसको इतना लेवल पे कस्टमाइज कर दिया कि पीपल कैन नॉट मेक आउट कि ये सेम थीम है। लोगों को लगता है कि अरे थीम पूरा अलग है। जो देखेगा ना कि ये थीम हम लोगों ने पहले चूज़ किया था और इस पे से बना है, सब कुछ अलग दिखेगा, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज हो जाता है। बट
ये है एफएमसीजी प्रोडक्ट का थीम, और हमने उनको दिया था वेजिटेबल वाले का थीम चूज़ करके। बट हम लोगों ने क्या किया, उसको ये थीम के अंदर उसके प्रोडक्ट बिठा के दिए। सो ये थोड़ा बहुत आइडिएशन, थोड़ा बहुत विजुअलाइजेशन भी आपको देना पड़ेगा, और आपको आपके पास होना चाहिए थोड़ा बहुत आइडिएशन और विजुअलाइजेशन। इससे क्या आप कस्टमर को बता पाओगे कि सर आप थीम के कंटेंट पे मत जाओ, थीम में तो कुछ भी कंटेंट डालेंगे वो लोग, आप अपने कंटेंट पे सोचो कि आपका कंटेंट इसके अंदर आके कैसा लगेगा, कैसा दिखेगा। तो वो सारी चीज़ें आपको उनको बतानी है और समझानी है। सो ज़्यादातर कस्टमाइजेशन कोड में करने का ऑप्शन मिलता है शॉपिफाई में, आप कोड में एडिट कर सकते हो। और आपने देख ही लिया कि शॉपिफाई के थीम्स क्या रेट के हैं, तो आप कस्टमर को बोल सकते हो कि आप ये रेट के आप थीम्स चूज़ करो, हम इसे बाय कर लेते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो हम इसे इंस्टॉल कर देंगे। शॉपिफाई थीम को इंस्टॉल कर देने का एंड प्रोडक्ट अपलोडिंग कर देने का, प्रोडक्ट को फिर कनेक्ट कर देने का बहुत सारी चीज़ों से, जैसे गूगल मर्चेंट सेंटर है उससे कनेक्शन हो जाता है, फिर फेसबुक से कनेक्शन हो जाता है, देन आपको शिप रॉकेट से कनेक्शन कर देने का फॉर शिपिंग पर्पजेस, देन यू कैन कनेक्ट विथ रेजर पे फॉर पेमेंट गेटवे, और पेपाल, रेजर पे ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग, सो रेजर पे इज़ मच मोर इजी। एंड पेयू मनी भी है, वैसे तो फिर सीसी एवेन्यू भी है, बहुत सारे पेमेंट गेटवेज है, तो वो आप कनेक्ट कर सकते हो पेमेंट लेने के लिए। सो ई कॉमर्स स्टोर भी हम डेवलप कर सकते हैं, शॉपिफाई पे करने में थोड़ा ज़्यादा इजी रहेगा। शॉपिफाई पे आप चार्जेस थोड़े नॉमिनल और बेसिक दे सकते हो क्लाइंट को, जिससे क्लाइंट को भी लगे कि हाँ हमें बहुत ज़्यादा एग्जॉर्बिटेंट चार्जेस नहीं मिल रहे, क्योंकि सिमिलर टू वर्डप्रेस जैसे क्लाइंट खुद ऑपरेट कर सकता है वर्डप्रेस को भी, शॉपिफाई को भी क्लाइंट खुद ऑपरेट कर सकता है। सो हमें क्लाइंट को सिर्फ एक बेसिक स्टोर ऑपरेशनल देना है सेटअप करके, उसके हमारे सर्विस चार्जेस होते हैं। हमें सारी चीज़ें वर्किंग कंडीशन में ला के देनी है, टेक्निकलिटीज़ देख लेनी है, स्टोर प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं, ई कॉमर्स प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं, ऑर्डर आ रहे हैं कि नहीं, ऑर्डर अगर आ रहे हैं तो फिर उसका डिटेल्स सब प्रॉपरली दिख रहा है कि नहीं, और सीओडी आ रहा है कि नहीं, और प्रीपेड ऑर्डर्स चल रहे हैं कि नहीं, रेजर पे तक जा रहा है या नहीं, रेजर पे का इंटीग्रेशन प्रॉपर है या नहीं, शिप रॉकेट का इंटीग्रेशन प्रॉपर है या नहीं, ये सब चीज़ आपने देख ली एंड दैट्स इट, आपका स्टोर सेटअप कंप्लीट हो गया। इस तरीके से आप शॉपिफाई भी दे सकते हो। सिमिलर वे में ये चीज़ अगर आप ई कॉमर्स सेटअप करने जाओगे अगर वर्डप्रेस में, तो वो थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, बिकॉज वहाँ पे क्या है कि हर प्रोडक्ट का आपको डिटेल अलग से देना पड़ेगा। यहाँ पे प्रोडक्ट का डिटेल्स आप बहुत नॉमिनल तरीके से भर सकते हो, वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा स्पेसिफिक तरीके से आपको भरना पड़ेगा। सो दोनों ही इक्वली यू कैन से वर्डप्रेस भी उतना ही अच्छी तरीके से काम करता है, शॉपिफाई भी उतना ही अच्छी तरीके से काम करता है, बट शॉपिफाई थोड़ा एक नॉच हायर है वर्डप्रेस से फॉर ई कॉमर्स। तो आप अगर किसी को ई कॉमर्स अगर ऑफर कर, कोई क्लाइंट आपके पास आता है कि मेरा ई कॉमर्स स्टोर बनाना है मुझे, तो आप उसको ऑफर करो सर शॉपिफाई पे करो, बिकॉज शॉपिफाई आपको CDN भी देता है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क भी देता है, क्लाउड होस्टिंग दे रहा है अपना खुद का, जो कि बहुत फास्ट है, डाउन टाइम होता ही नहीं उनका, बहुत कम डाउन टाइम होता है। डाउन टाइम का मतलब वो कि आपकी वेबसाइट अगर बंद हो जाती है एट सर्टन पॉइंट, तो उसे डाउन टाइम कहते हैं। तो डाउन टाइम बहुत कम होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है किसी भी वेबसाइट क्रिएशन के लिए। तो आपको हर एक क्लाइंट का बैकग्राउंड समझना है, उसका ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग वेबसाइट समझना है, फिर उसका डोमेन कैसे बाई करेगा वो बताना है, फिर होस्टिंग कैसे लेगा, कौन से टाइप की होस्टिंग लेनी चाहिए वो बताना है। अगर उसे कोई प्लेटफॉर्म बताना है, जैसे कि ई कॉमर्स बोल दिया उसने कि मुझे ई कॉमर्स पे करना है, तो आप उसे दो ऑप्शन दे सकते हो, वर्डप्रेस या शॉपिफाई। शॉपिफाई में दोगे तो होस्टिंग इंक्लूडेड आता है, वर्डप्रेस में आपको होस्टिंग अलग से खरीदना पड़ेगा। सो इस तरीके से आप उसको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दे सकते हो एंड चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हो। आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा खिंच गया, 10:30 हो गए। सो आज लेक्चर थोड़ा यहीं पे वाइंड अप करते हैं, कल यहीं से कैरी फॉरवर्ड करेंगे इसको। एंड कल थोड़ा बहुत मैं आपको और इसमें लाइव चीज़ें दिखाता हूँ, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड दिखाता हूँ, शॉपिफाई के डैशबोर्ड दिखाता हूँ, तो आपको और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगा शॉपिफाई वर्डप्रेस क्या होता है। विक्स पे हमारा कोई वेबसाइट है नहीं, तो विक्स का डैशबोर्ड नहीं दिखा पाऊँगा,
बट विक्स भी ऑलमोस्ट शॉपिफाई के जैसा ही है। वहाँ पे पोर्टफोलियो बेस्ड वेबसाइट भी बनता है और ई कॉमर्स भी बनता है, दोनों ही बनता है। सो कल विक्स के बारे में भी बात करेंगे। सो अभी तक का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया आप सब लोगों को? यस सर। यस सर। ओके, ऑलराइट, ठीक है। तो फिर अब वाइंड अप करते हैं आज का लेक्चर एंड कल मिलते हैं। कल अगर आपको टाइमिंग अलग चाहिए, अगर आपको मॉर्निंग में या आफ्टरनून में करना है तो आप बता दीजिए, तो उस तरीके से हम मॉर्निंग या आफ्टरनून में करते हैं। अगर कल आप लोगों का कहीं इवनिंग में कहीं बाहर जाने का प्लान हो, बिकॉज टुमारो इज संडे। सर सुबह ले लीजिए। सुबह आपका मेघना के साथ ऑलरेडी कॉल है ना? हाँ सर 11। सुप्रिया आपका कितने बजे? 10 की 11 मैंने है तो ना? 10 कहा था, बाद में उन्होंने कुछ मैसेज डाला था कि आरती और मतलब सॉरी आपका और मेरा साथ में लेंगे 9 o'clock। उन्होंने कुछ ऐसे मैसेज डाला, मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा अच्छा, तो हाँ ओके, हाँ मैं भी कि थोड़ा उनका मैसेज वैसे था जी। हाँ ओके या हम दोनों का आई डोंट नो, तो शायद मे बी 9 शायद o'clock 10-11 के होगा। आसपास। ओके, तो सर आपके साथ 10:30 11 शायद। मुझे 11 चलेगा, नो इशू। आई एम फाइन विथ 11। तो कल सुबह 11 o'clock के आसपास करते हैं। ठीक है चलेगा। दैट साउंड्स गुड टू मी। सो चलेगा। कल फिर यही चीज़ को आगे बढ़ाते हैं और विक्स भी समझाता हूँ मैं आपको, और थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल दिखाता हूँ आपको, ठीक है? फिर मैं आप लोगों को एक डेमो ये भी बना के दूंगा, वर्डप्रेस का स्टोर आपको बनाने दूंगा, और थोड़ी बहुत थीम सेटअप कैसे होता है, क्या होता है, थोड़ा आप अपने खुद के हाथ भी गंदे करोगे तो मज़ा आएगा आपको करने में। तो देन ये प्रैक्टिकलिटी की तरफ अब अपन बढ़ते जा रहे हैं। सो अब लेक्चर थोड़े सीरियस होते जाएंगे। तो ठीक है, जी ऑलराइट, चलिए। तो कल मिलते हैं अराउंड 11 o'clock इन द मॉर्निंग, ठीक ठीक है? है सर, गुड थैंक यू नाइट, सो मच। टेक केयर, गुड बाय बाय। नाइट।